तो कैसे हो मेरे प्यारे एरिस्टोकैट्स। आई होप तुम लोग काफ़ी अच्छे होगे। और 5000 सब्सक्राइबर्स के लिए तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी खुशी में मैं ला चुका हूँ एक और लंबा एपिसोड जीनियस ग्रैंडसन का। तो वेट क्या चीज़ का है, जल्दी से जाओ और उसे देखो। और एपिसोड 3 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसकी टाइमलाइन मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा, तो तुम लोग वहीं से देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे हाई स्कूल स्टूडेंट की जिसे नहीं पता कि वो कोरिया के सबसे अमीर आदमी का पोता है, जो कि अपने जीवन के आखिरी पलों में अपने ही अंकल और अपने कजिन के हाथों मारा जाता है। और वो वापस रिबॉर्न होता है अपने बचपन में, जब वो सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट था। अगर आप लोग को पसंद है स्मार्ट एमसी, पावर गेम्स और ऐसी मानवा जहाँ पे मेन कैरेक्टर अपने दिमाग की मदद से काफी रिच बन जाता है, तो ये मानवा आपके लिए है। और इस मानवा को पूरा एंड तक देखना। अगर तुम लोग को ये मानवा पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। इस मानवा की शुरुआत एक अच्छे दिन से होती है। हम देखते हैं समुद्र के बीच में एक याच को, और फिर हमें एक टीवी एंकर की आवाज़ सुनाई देती है। वो कह रहा होता है, सीईओ ऑफ डीएम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स चेयरमैन ना इल्सू। ये 1 साल हो चुका है जब से वो बहुत सारे पैसों के साथ गायब हुए हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट और लोन के पैसे थे। लेकिन फिर भी पुलिस अभी तक स्ट्रगल कर रही है उनके इन्वेस्टिगेशन के साथ। वो अभी भी चेयरमैन ना के वेयर अबाउट्स खोज नहीं पा रहे। कुछ लोगों का कहना है कि चेयरमैन ना पहले ही किसी और कंट्री में भाग चुके हैं। इसके विक्टिम्स, जिन्होंने बहुत सारा अमाउंट अपना खो दिया, छोटे से लेकर बड़े तक, वो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन की और चेयरमैन ना को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए जाने की। और हमारी पुलिस इंटरपोल से रिक्वेस्ट कर रही है कि इमीडिएटली एक रेड नोटिस जारी किया जाए। और हम देखते हैं कि इस न्यूज़ को कोई पर्सन उस याच पर बैठकर अपने फ़ोन में देख रहा होता है, और वो काफ़ी इविल स्माइल हंसता है और वो कहता है, क्या तुम सब बस इधर ही उधर घूम रहे हो? आखिर वो ऐसा क्या ही कर लेंगे? और हम देखते हैं एक काफ़ी खूबसूरत लड़की उसकी ग्लास में वाइन डाल रही होती है। जो भी लोग इस चीज़ में फंसे, वो सभी बेवकूफ़ थे। और ये इंसान चेयरमैन ना होता है, डीएम फाइनेंशियल का एक्स सीईओ। फिर वो अपने ग्लास से वाइन पीते हुए कहता है, मेरे तरह स्मार्ट लोग ही सारे पैसे लेकर जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम पर, और हमें उस याच के अंदर में चेयरमैन ना का बेडरूम दिखाया जाता है। वो वहाँ पर काफ़ी आराम से सो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कोई उसे बुलाता है, चेयरमैन, चेयरमैन ना इल्सू, उठ जाओ। हम देखते हैं चेयरमैन के सामने कोई कुर्सी पर पॉज पोजीशन में बैठा होता है। वो चेयरमैन से कहता है, क्या तुम खुश हो लोगों का पैसा चुराने के बाद? उसके बाद भी तुम पूरी दुनिया घूम रहे हो इस फैंसी याच के साथ। वो चेयरमैन काफी घबराते हुए उससे पूछता है, कौन हो, कौन हो तुम? वो इंसान चेयरमैन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम मेरी वॉइस को पहले ही भूल चुके हो? मैं तुम में काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। हम देखते हैं वो चेयरमैन उसे तुरंत पहचान जाता है। वो कहता है, किम मोह्युक, डायरेक्टर किम मोह्युक। तभी किम उससे कहता है, चेयरमैन नाइल्स हूँ, मैं यहाँ पर वो कर्ज को कलेक्ट करने के लिए हूँ जो कि तुमने तेसन कैपिटल से लिया था। फिर चेयरमैन ना घबराते हुए थोड़ा पीछे हटते हुए कहता है, डायरेक्टर किम, उसके बारे में। और फिर वो पीछे मुड़कर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। लेकिन हम देखते हैं उसके सभी सिक्योरिटी गार्ड्स उसके रूम के बाहर बेहोश पड़े होते हैं, और उन्हीं के बगल में डायरेक्टर किम का भी एक बंदा खड़ा होता है। डायरेक्टर किम चेयरमैन से कहता है, काम डाउन चेयरमैन, हम यहाँ पर तुम्हें कोई वापस ले जाने के लिए नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ अपना पैसा वापस लेने आए हैं, 150 बिलियन वॉन्ड, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट था, और बाकी का एनुअल इंटरेस्ट 320 बिलियन वॉन्ड। टोटल होते हैं 470 बिलियन एंड 20 बिलियन वॉन्ड। ये देखकर चेयरमैन की आंखें बड़ी हो जाती है। वो हैरानी से कहता है, क्या 470 बिलियन बॉन्ड? फिर डायरेक्टर किम अपने फ़ोन में कुछ कैलकुलेट करते हुए कहता है, आज के एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग ये टोटल होते हैं लगभग 358 मिलियन डॉलर्स के आसपास। लेकिन तुम मुझे सिर्फ 350 मिलियन डॉलर्स भी दे सकते हो, और आज के टाइम पर इंडिया में 350 मिलियन डॉलर्स होते हैं पूरे 30,000 करोड़ रुपए। तो ये कोई छोटा मोटा अमाउंट तो बिल्कुल नहीं है। और ये अमाउंट सुनकर चेयरमैन ना के भी पसीने छूटने लगते हैं, और वो घबराते हुए उससे कहता है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैंने सभी पैसों से ये याच खरीद ली और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। और ये सेंस भी नहीं बनाता कि सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट से डबल हो। अगर तुम सच्ची में कुछ लेना चाहते हो तो तुम सिर्फ ये याच ले जाओ, मेरे पास इससे अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर किम अपने सर पर हाथ रखते हुए उसे डिसअपॉइंटेड तरीके से देखता है। सीन कुछ टाइम बाद पर शिफ्ट होता है। उस याच से एक रोप लटक रही होती है, और डायरेक्टर किम उस याच के कॉर्नर पर खड़े होकर स्मोक कर रहे होते हैं। वो अपने आदमी से कहता है, उसे ऊपर खींचो। और हम देखते हैं जो चेन पानी के अंदर थी उससे चेयरमैन ना लटके हुए होते हैं। उसे जैसे ही बाहर निकाला जाता है वो खांसना शुरू कर देता है। डायरेक्टर किम उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुमने 200 मिलियन वॉन से भी ज्यादा एम्बेजल किए हैं एक शेल कंपनी के थ्रू जो कि माल्टा में सिचुएटेड है। उसके अलावा वर्जिन आइलैंड में सिचुएटेड एक कंपनी के थ्रू 150 मिलियन वॉन। ये सुनकर चेयरमैन ना घबराए हुए कहता है, मैं इस बारे में नहीं जानता।
मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, सच्ची में बिल्कुल भी नहीं है। ये याच ही सिर्फ इकलौती एसेट है जो कि मेरे पास है। तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते? लेकिन किम उसको अनदेखा कर कर अपनी बात कंटिन्यू करता है। तुम्हारे पास स्विट्जरलैंड में भी 120 मिलियन है, सिर्फ यही अकेले 470 बिलियन वॉन हो जाते हैं। तुम अपने लैपटॉप का इस्तेमाल कर कर अभी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। इस याच का स्टार लिंक काफ़ी फास्ट भी है। फिर जब चेयरमैन ना के सारे फंड्स रिवील हो जाते हैं तो फिर वो उससे कहता है, ये मनी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मुझे ये पैसे वापस चाहिए। डायरेक्टर किम बिना किसी इमोशन के कहते हैं, तुम अपने साथ कुछ भी वापस नहीं ले जा पाओगे अगर तुम अभी इन शार्क्स का खाना बन जाओ तो। ये सुनकर चेयरमैन ना चिल्लाते हुए कहता है, मैं बिना पैसे के रहने से अच्छा मर जाऊं। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। मैं तुम्हें प्रिंसिपल अमाउंट ट्रांसफर कर दूंगा। जो 150 बिलियन वॉन का प्रिंसिपल अमाउंट था वो मैं तुम्हें अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। तो तुम उस चीज़ को ले जाओ और इंटरेस्ट को भूल जाओ। जितना कि इंटरेस्ट मैंने पहले ही पे कर चुका है, तो तुम फिर भी प्रॉफिट में रहोगे अगर तुम अब सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ले जाओ तो। बाकी सभी इन्वेस्टर अपने पैसे लेने की उम्मीद छोड़ चुके हैं, तो क्या ये चीज़ सही नहीं होगी? ये सुनकर किम कुछ भी नहीं कहता, वो शांत रहता है। फिर वो अपने एक आदमी से कहता है, सांगी चेयरमैन को वापस नीचे भेज दो। ये सुनकर चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो उसे रुकने को कहता है। वो उसे कहता है, अगर मैं अभी मारा गया तो वो पैसे तुम भी उन्हें वापस नहीं ले जा पाओगे। ये सुनकर किम कहता है, अगर हम उन पैसों को वापस नहीं ले जा पाए तो भी ऐसा कोई इंसान जो कि तेसान कैपिटल के पैसे को चुराने की कोशिश करे, उसे एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट करना ही अच्छा रहेगा, ताकि लोगों को पता रहे कि उनके साथ क्या होगा अगर वो भी ऐसा करने की सोचे तो। और ये सब कुछ किम एक केबल से स्माइल के साथ कहता है। फिर वो बिना किसी इमोशन के साग्य को उस चीज को लोअर करने को कहता है। फिर चेयरमैन ना काफी डेस्परेटली चिल्लाते हुए उसे रुकने को कहते हैं। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। चेयरमैन ना अपने लैपटॉप को काफी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे होते हैं। हम देखते हैं किम एक ब्राइट स्माइल के साथ चेयरमैन से कहता है, तो चेयरमैन बिना किसी प्रॉब्लम के 350 मिलियन डॉलर्स हमें रिसीव हो चुके हैं। तेसन कैपिटल को यूज़ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उन लोग को अब इतना पोलाइटली बिहेव करता हुआ देखकर चेयरमैन काफ़ी गुस्से में कहता है, तुम कमीने लोग, वो पैसे मैंने कुत्ते की तरह काम कर कर कमाए थे और अब तुम लोग हर एक रुपए को मुझसे दूर ले जा रहे हो। लेकिन डायरेक्टर किम उसे इग्नोर करते हुए बेशर्मी से स्माइल करते हुए कहता है, डियर कस्टमर, अगर आपको दोबारा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ हमें कॉन्टेक्ट करिएगा। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर गेम अपनी टीम के साथ उस याद से एक बोट में बाहर आ जाता है। चेयरमैन उन लोग को जाते हुए देखता है, लेकिन तभी उसके तरफ काफ़ी तेज़ लाइट आती है। ये देखकर चेयरमैन ना अपने आंखों को अपने हाथ से प्रोटेक्ट करते हुए कहता है, ये क्या है? फिर हम देखते हैं उसके आसपास 5 बोट्स होती हैं और वो लोग अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, हम फिलीपींस कोस्ट गार्ड से हैं। तुम्हें कोरियन पुलिस की रिक्वेस्ट पर इंटरपोल के रेड नोटिस पर रखा गया है। बिल्कुल भी मूव मत करना। अगर तुम रेजिस्ट करते हो तो हम फायर कर देंगे। ये देखकर चेयरमैन ना काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम कमीने किम मोहियुक। फिर सीन शिफ्ट होता है एक बंगलों में और उस बंगलों के अंदर हमें एक ओल्ड मैन की फोटो दिखाई जाती है। फिर हमें 4 लोग एक लिविंग एरिया में बैठे हुए दिखाए जाते हैं। हम देखते हैं उनमें से एक तेसन कैपिटल का चेयरमैन चियन सुवान। वो वाइन की बोतल आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये लो मुयुक, तुम एक ग्लास लो, तुम इस बार भी काफ़ी अच्छा करे। किम अपना ग्लास आगे बढ़ाते हुए उनसे कहता है, नहीं सर, मैंने इस चीज़ का ख्याल सिर्फ आपके इंस्ट्रक्शंस और कंपनी के पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही रखा है। सुमान किम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम एक ऐसे इंसान को खोजने को मैनेज कर पाए जो कि अपने याच पर पूरे दुनिया घूम रहा था, और तो और तुमने इंटरेस्ट भी रिकवर कर लिया। फिर हम देखते हैं तेसन कैपिटल के वाइस चेयरमैन चियोन सुहान को। वो कहता है, हाँ हाँ, सिर्फ तुम्हारे वजह से मोयू हमारी कंपनी इतने बड़े लॉस से बचने के काबिल रही। 470 बिलियन वॉन एक छोटा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है। और उनमें से चौथा इंसान होता है सुमान का सबसे बड़ा बेटा चियोन जी वॉन। सुमान मोयुक से कहता है, इकलौता पर्सन जिसे हम अभी ट्रस्ट कर सकते हैं वो सिर्फ तुम ही हो मोयुक। तुमने इस बार काफ़ी अच्छा किया है। मोयुक उनसे कहता है, बिल्कुल नहीं चेयरमैन, मैंने सिर्फ अपना काम किया है। सुमान उससे हंसते हुए कहता, मैंने तुमसे कहा था तुम हमें अंकल बुला सकते हो जब यहाँ पर सिर्फ हम हो। वैसे भी हम सब एक फैमिली हैं। हम देखते हैं सुहान भी हंसते हुए कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी प्यारी बहन चियोन मिसियोन का इकलौता बेटा किम मुहयुक। सुमन किम से कहता है, तुम्हें याद है मुहयुक, यहाँ सभी का मेरे फादर चियोन तेसन के साथ एक ब्लड रिलेशन है। और हम देखते हैं जिस पर्सन की तस्वीर हमें बंगलों में दिखाई गई थी वो चियोन तेसन होता है। किम तेसन की फोटो की तरफ देखते हुए सोचता है, मेरे नाना जी, लोन शार्क इंडस्ट्री के लेजेंड चियोन तेसम।
यहाँ तक कि पास्ट में कोरिया के टॉप एलीट्स भी उनके पास जाते थे मनी बोरो करने के लिए। उन्हें साउथ कोरिया के सबसे अमीर इंसान के सामने अपना सर झुकाना पड़ता था। लोग उन्हें एक ऐसा इंसान कहते थे जो कि साउथ कोरिया की शार्क लोन इंडस्ट्री को संभालता था। द लोन शार्क किंग। कैश, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, स्टॉक, रियल इस्टेट, फॉरेन फंड्स और भी ना जाने कितनी सारी चीज़ें। और जबकि ये सिर्फ ऐसा अमाउंट है जो कि लोगों को पता है, और वो अमाउंट भी ट्रिलियंस में है। लेकिन उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। उनके नाती गेले जो भी उनकी इनहेरिटेंस थी, वो सब कुछ सिर्फ उनके बच्चों में ही बटी थी। वो दो भाई चियोन सुमान और चियोन सुहान और उनके बच्चे। फिर हम देखते हैं सुमान जियोन से कहता है, बट जीवन आखिर तुम क्या कर रहे हो? मैंने इन कुछ दिनों में तुम्हें अपनी पर भी नहीं देखा है। क्या तुम मोयोक को इतना स्ट्रगल करते हुए नहीं देख पा रहे? क्या तुमने सीईओ यून, जिसने की अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन के पैसे को एम्बेजल किया था, उसे अभी तक खोजा? सुमन की बात सुनकर जीवन उससे घबराते हुए कहता है, हाँ, उसके बारे में मुझे लगता है कि मैं उसे जल्दी ही खोज लूँगा। ये सुनकर सुमन उसके ऊपर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, तुम गधे! कितनी बार तुमने मुझसे तुम्हें और ज़्यादा टाइम देने को कहा है, और तुमने पिछली बार उसे इस वजह से खो दिया था क्योंकि तुम ड्रग्स के नशे में थे। किम जीवन को देखते हुए सोचता है, चियोन जीवन, चियोन सुमन का इकलौता बेटा, और वो चियोन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा भी। वो नालायक और लालची नशेड़ी है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही प्रिविलेज्ड है। फिर सुमन अपने सर पर हाथ रखते हुए परेशान होते हुए कहता है, "हाँ, ये सब कुछ बहुत ही शर्मनाक है, वो भी मोहयुक के सामने।" फिर वो स्माइल करते हुए मोहयुक से कहता है, मोहयुक, तुमने सच्चे में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। तुम ज़रूर थक चुके होगे, तो जाओ और जाकर रेस्ट कर लो। किम सर झुकाते हुए कहता है, ठीक है, थैंक यू अंकल, तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। हम देखते हैं किम इस बंगलों से बाहर निकलते हुए उसके तरफ मुड़कर देखता है। अंदर से अभी भी हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही होती है। वो उस तरफ देखते हुए सोचता है, 30 साल पहले मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी ताकि मैं इस फैमिली का एक मेंबर रिकॉग्नाइज्ड हो सकूं। मैंने हर तरीके के बुरे काम किए और वो हर कुछ किया जो कि मुझे कहा गया करने को, लेकिन फिर भी मैं इस जियोन फैमिली का हिस्सा नहीं बन पाया। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रोड पर एक कार, वो काफ़ी तेज़ी से जा रही होती है और उस कार को ड्राइव कर रहा होता है किम मोयुक। वो अपना फ़ोन देखता है। उसने कैलेंडर पर एक अलार्म लगाया होता है, उसकी ग्रैंडमदर की डेथ एनिवर्सरी का। वो अपने फ़ोन को देखते हुए मायूस आंखों के साथ सोचता है, सिर्फ इकलौती फैमिली जो कि मेरे पास मेरे बचपन में थी, जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, वो सिर्फ मेरी ग्रैंड माँ थी। हम देखते हैं कि अपने बचपन की अपनी ग्रैंड माँ के साथ की यादें याद कर रहा होता है। मेरी ग्रैंड माँ आज से 30 साल पहले चल बसी। फिर सीन शिफ्ट होता है एक कन्वीनियंस स्टोर में कि वहाँ से कुछ सामान लेकर जा रहा होता है। तभी उसे कॉल आता है। वो कॉल सांगी का होता है। कॉल पिक करके किम कहता है, हाँ सांगी, बताओ क्या हुआ? सांगी उससे कहता है, मैंने जिन यून कंस्ट्रक्शन के सीईओ यून को खोज लिया है। वो अभी इंचियन में है। चेयरमैन ने हमें ऑर्डर दिया है उसे अभी पकड़ के लाने का। किम सांगी से कहता है, लेकिन ये काम तो जीवन यून का था ना? सांगी उससे कहता है, चेयरमैन ने कहा है कि ये चीज़ तुम खुद से करो चीफ। किम कहता है, क्या चेयरमैन ने ऐसा कहा? सांगी उसे हाँ में जवाब देता है। किम उसका रिप्लाई करता है, ठीक है, मैं जल्दी ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है एक पोर्ट के पास। किम अपनी कार से वहाँ उतर रहा होता है। वो सांगी को कॉल करके कहता है, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, आखिर तुम कहाँ पर हो? तभी उसके सामने कुछ लोग बेसबॉल बैट्स के साथ आ रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, चीफ, तुम यहाँ आ चुके हो? ये देखकर किम गुस्से में कहता है, आखिर ये सब क्या है? वो सभी लोग किम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। किम और गुस्सा होते हुए कहता है, आखिर तुम लोग ये कर क्या रहे हो? पार्क सांगी कहाँ पर है? तभी उनके बीच से सांगी अपने हाथ में सिगरेट पकड़कर आते हुए कहता है, चीफ, आई एम सॉरी तुम्हें इतनी रात में कॉल करने के लिए। तभी वो सांगी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, ओए पार्क सांगी, आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? वो अपनी बात कंप्लीट कर नहीं पा रहा होता है कि तभी साइड से एक कार आ रही होती है, वो भी उसे उड़ाने के लिए। लेकिन वो उसे डॉज कर बच जाता है और वो कार सीधे किम की कार में जाकर हिट होती है। वो उन्हें काफ़ी गुस्से के साथ देख रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने से एक बेसबॉल बैट जाता है। वो उसे एंड टाइम पर डॉज कर लेता है और जिसने उसे बेसबॉल बैट से मारा होता है उसे अपनी बैक से हिट करता है। तभी एक और इंसान उसे अपने मुक्के से मारने के लिए आता है, लेकिन किम उसे भी डॉज करके उसे भी फेस पे मुक्का मारता है। किम ने ऐसे करके उनमें से 2 लोगों को डाउन कर दिया होता है और ये देखकर वो बाकी सभी लोग एक साथ उसके ऊपर अटैक करने आते हैं और इतने सारे लोगों को किम एक साथ नहीं संभाल पाता है। इसी वजह से वो उनके सामने हार जाता है। वो अपने घुटने पर आकर काफ़ी गुस्से में सांगी को देखते हुए कहता है, सांगी, तुम कमीने इंसान। लेकिन सांगी उसे बिना किसी इमोशन के देख रहा होता है। तभी किम को एक बेसबॉल बैट की हेड सीधे उसके सर पर लगती है। वो हेड का फर जमीन पर गिर जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है।
कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि उसे उसकी कार में सीट से बांध दिया गया होता है। ये सब देखकर वो कहता है, आखिर ये क्या है? तभी उसे कुछ समझ आता है और हम देखते हैं उसकी कार समुद्र के बीचों बीच एक शिप के ऊपर होती है और उसे चारों ओर से सांगी और उसके लोगों ने घेरा हुआ होता है। सांगी किम को बुलाता है। चीफ। सांगी को देखकर किम काफी जोर से चिल्लाकर कहता है, पार्ट सांगी, तुम कमीने, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? मुझे अभी और इसी वक्त रिलीज करो। ये सुनकर सांगी उससे कहता है, मुझे ऑर्डर मिले थे किम वही को रिटायर करने के। किम उससे गुस्से में पूछता है, आखिर ये किसने ऑर्डर दिया? क्या ये चेयरमैन थे या जियोन सुवान? क्या ये जियोन जीवोन था? सांगी रिप्लाई करता है, आखिर ये क्या मैटर करता है कि मुझे किसने ऑर्डर किया? क्या तुम्हें नहीं पता? हम सिर्फ सर्वेंट्स हैं जो कि वही करते हैं जो कि हमें करने को कहा गया हो। गुड बाय चीफ। फिर उस शिप का पीछे का दरवाजा खुलता है और वो सभी लोग उस कार को धक्का देकर पानी में गिरा रहे होते हैं। किम ये देखकर काफी घबरा जाता है। वो उन्हें रुकने को कहता है लेकिन उसकी कोई कुछ नहीं सुनता और वो किम की कार को पानी में डाल देते हैं। किम की कार के अंदर पानी भरने लगता है। वो अपना आखिरी स्ट्रगल करते हुए सोचता है, क्या मैं ऐसे ही मारा जाऊंगा? जबकि मैं एक कुत्ते की तरह लॉयल था चियोन फैमिली के लिए। मैं इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहा, मैं इस्तेमाल किए जाने के बाद ऐसे ही मारा जा रहा हूँ। तभी किम ने उस कन्वीनियंस स्टोर से जो योगर्ट्स खरीदे थे वो उसकी प्लास्टिक से बाहर आते हैं। उसे देखकर किम हैरान होता है और वो सोचता है, ग्रैंडमा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके मेमोरियल सर्विस का ध्यान रखूंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको मिलने के अपने रास्ते पर हूँ। और हम देखते हैं किम की कार पूरी तरीके से पानी के अंदर डूब गई होती है। फिर तभी उसकी आंख खुलती है। वो अपनी आंखों के साथ काफी तेजी से चमकता हुआ सूरज देखता है और अब देखते हैं ये किम मोयुकी होता है, लेकिन ये पहले से अभी काफी ज्यादा ही यंग दिख रहा होता है और वो पानी के बीचों बीच आसमान को फेस करते हुए लेटा हुआ होता है। फिर वो अचानक से उठते हुए हैरान होकर अपने आप को टच करते हुए देखता है, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? लेकिन तभी उसके मुंह पर एक जोरदार लात पड़ती है और वो किसी ब्लू टी शर्ट वाले इंसान ने मारी होती है। किम इससे थोड़ा सा पीछे हट जाता है। फिर किम कुछ देखकर हैरान होता है और कहता है, क्या? वो जिस चीज़ को देखा होता है वो देखकर उसकी आंखें काफ़ी बड़ी हो गई होती हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोगों को एक दूसरे से फाइट करते हुए। उनमें से 3 ने वाइट शर्ट्स और 3 ने ब्लू शर्ट्स पहनी हुई होती हैं और ये देखकर किम स्माइल करते हुए सोचता है, यहाँ तक कि हेवन खुद भी पूरी तरीके से क्योस में है। फिर हम देखते हैं वो लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। उनमें से एक ब्लू शर्ट वाला इंसान सीधे किम के सामने आकर गिरता है। ये सब किम साइड में खड़े होकर बस देख रहा होता है। ये सब देखकर किम सोचता है, लेकिन आखिर ये कैसी सिचुएशन है? तभी किम के पीछे से एक ब्लू शर्ट वाला स्टूडेंट उसे गाली देते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन किम उसे डॉज करके उसे ही सीधे मुंह पर पंच मारता है और एक ही हट में उसे नॉक आउट कर देता है। ये देखकर किम सोचता है, मेरी बॉडी अभी काफी हल्की लग रही है, कि ऐसा है जैसे कि मैं अभी यंग हूँ। तभी दो और ब्लू शर्ट वाले स्टूडेंट्स किम के ऊपर उसे गाली देते हुए अटैक कर देते हैं, लेकिन किम बड़ी आसानी से ही उन दोनों को एक के बाद एक अपनी किक से नॉकआउट कर देता है। ये देखकर बाकी के बचे हुए भी ब्लू शर्ट वाले स्टूडेंट्स किम के ऊपर उसे गाली देते हुए वापस से अटैक कर देते हैं, लेकिन किम उन सभी को एक के बाद एक मारे जाता है और किम सबको ही डिफीट कर देता है। और फिर किम की डोमिनेटिंग आंखों को देखकर उन सबकी फट जाती है। किम उन्हें बोलते हुए सोचता है, यहाँ से चले जाओ तुम कमीने बच्चों। किम की इतनी डरावनी आंखें देखकर वो सभी काफी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। फिर किम यह देखकर जमीन के बल बैठ जाता है और एक चैन की सांस लेता है। तभी उसके बगल में एक स्टूडेंट उनकी तरफ बालू फेंकते हुए कहता है, तुम कमीनो, आखिर तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? तुम हमें किसी वक्त भी खोज सकते हो, हम तुम लोग को जरूर एक अच्छी पिटाई देंगे। तभी वो मुयुक से कहता है, मुयुक, क्या तुम ठीक हो? मैं यहाँ लड़कियों से फ्लर्ट करने आया था, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ लड़के ही है। मुयुक, तुम्हें काफी ज्यादा पसीना आ रहा है, क्या तुम स्मोक करना चाहोगे? किम एक वियर्ड फेस बनाते हुए उसे देखते हुए सोचता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? क्या ये सच्ची में हाई स्कूलर है? किम उसका स्टूडेंट बैज दिखता है। उसका नाम ली म्यूनसू होता है। वो देखकर किम सोचता है, मेरे मिडिल स्कूल के टाइम पर मेरा बेस्ट फ्रेंड ये ली म्यूसू है। तभी उसके पीछे से एक और स्टूडेंट आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो कहता है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, हमारा मुहयुग फाइटिंग में सबसे बेस्ट है। वो उन सबसे अकेले ही फाइट किया। तभी उसे देखकर किम सोचता है, पार्क hyun संग, वो भी मेरे मिडिल स्कूल के टाइम पर एक क्लोज फ्रेंड था और उसके फादर एक पुलिसमैन है। अगर हम कुछ परेशानी खड़ी करते हुए हैं तो। तभी किम उनसे पूछता है, लेकिन आखिर हम लोग कहाँ पर हैं? मिन्सो किम से कहता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? हम कहाँ हैं? ये ग्वांडली है। किम काफी हैरान होकर कहता है, ग्वांडली? तभी मिन्सो उसके सर को पकड़ते हुए कहता है, आखिर तुम्हारे साथ क्या है? तुम अचानक से सियोल डायलैक्ट यूज करने लगे और इस जगह के बारे में भी पूछ रहे हो।
क्या कुछ देर पहले तुम्हारे सर पर कुछ ज़्यादा ही ज़ोर की चोट लग गई? लेकिन फिर भी तुम्हारा सर अभी भी ठीक दिख रहा है। ये एक पत्थर जितना हार्ड लग रहा है। केविन हैरान होकर पूछता है, आज ये कौन-सा साल, कौन-सा दिन है? मिन्सू उसका रिप्लाई देता है, ऑफ कोर्स ये 1990 है, 21 सितंबर 1990। फिर वो किम को टीज़ करते हुए कहता है, क्या कहीं पर तुम्हारे सर पर सच्ची में चोट लग गई है? ओए, तुम सच्ची में हर्ट हो सकते हो। किम सोचता है, 21 सितंबर 1990। फिर किम दूसरी तरफ देखता है, वहाँ पर एक बैनर था और काफ़ी ओल्ड स्टाइल की कार्स भी वहाँ पर चल रही होती हैं। ये सब देखकर किम सोचता है, क्लियरली मैं समुद्र में गिरने के बाद मारा गया था, लेकिन मैं पास्ट में 30 साल पहले आ गया। फिर हम देखते हैं पार्क खड़े होते हुए कहता है, ओह मुझे भूख लगी है। मिंसू भी कहता है, हाँ चलो रामेन खाते हैं, ये मेरी तरफ से ट्रीट है। फिर तभी किम को कुछ याद आता है। वो सोचता है, रुको, अगर ये 21 सितंबर 1990 है तो, और ये सोचने के साथ ही वो सीधे भागने लग जाता है। उसको ऐसा रिएक्ट करता हुआ देखकर पार्क और मिसू चिल्लाकर कहता है, ओह मुयू, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? तभी किम दौड़ते हुए सोचता है, आज के दिन मेरी ग्रैंडमा, जो कि मेरी इकलौती फैमिली है, आज वही दिन है जिस दिन वो चल बसी थी। और किम काफ़ी तेज़ी से दौड़ता है और वो सोच रहा होता है अपनी ग्रैंडमा की डेथ के बारे में। वो उनकी फ्यूनरल को भी वापस इमेजिन कर रहा होता है। वो उस फ्यूनरल में काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। उसकी ग्रैंडमा की डेथ एक हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। डॉक्टर्स ने कहा था, अगर किसी ने उन्हें थोड़ा सा भी देर पहले खोज दिया होगा और एम्बुलेंस को कॉल कर दिया होता, तो उनकी डेथ ऐसे ही नहीं हुई होती। फिर हम इवनिंग का सीन देखते हैं। एक घर के बाहर, वहाँ पर सीढ़ी से एक ओल्ड ग्रैनी उतर रही होती है। उनके सामने ही किम खड़ा होता है। उसे देखकर वो ओल्ड ग्रैनी काफ़ी हैरान होती है। वो किम के पास आकर कहती है, क्या तुम्हारा स्कूल पहले ही खत्म हो गया? तुम आज घर जल्दी आ गए। और ये थी किम की ग्रैंड माँ। वो किम का हाथ पकड़ रखी होती है और उन्हें इतना ठीक देखकर किम रोने लगता है। उसे उसकी और उसकी ग्रैंडमा की साथ की बचपन की यादें वापस आ रही होती हैं। ग्रैंडमा किम को ऐसे देखकर उसके फेस पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम इतने हाफ क्यों रहे हो? क्या तुम इसलिए दौड़ कर यहाँ आए क्योंकि तुम काफी भूखे थे? किम रोते हुए अपनी ग्रैंडमा का हाथ पकड़कर कहता है, हाँ ग्रैंडमा। उसकी ग्रैंडमा उससे कहती है, फिर तुम क्यों रो रहे हो? क्या कुछ हुआ है? किम अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं, ये बस ऐसा है कि मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। उसकी ग्रैंडमा उसे गले लगाते हुए कहती है, ओह मेरे बच्चे, और तुम अचानक से इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? हमारे मोहिब को रोता हुआ देखना, ऐसा लगता है कि तुम वापस से एक छोटे बच्चे बन चुके हो। तुम काफी ज्यादा ही अच्छे लगते थे, चाहे तुम स्माइल कर रहे हो या फिर रो रहे हो। आखिर तुम इतने बड़े कब हो गए? कि अभी भी रोते हुए अपनी ग्रैंडमा को गले लगाया हुआ रहता है। फिर हम अपने आंसू पोंछते हुए ग्रैंडमा को खींचते हुए कहता है, ग्रैंडमा अभी इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं है, चलो सबसे पहले हॉस्पिटल चलते हैं। उसकी ग्रैंडमा हैरान होते हुए पूछती है, क्या हॉस्पिटल? किम परेशान होते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहता है, आप कभी भी बेहोश हो सकती हो, चलो हम सबसे पहले हॉस्पिटल जाके आपका चेकअप कराते हैं। लेकिन उसकी ग्रैंडमा उसकी बात नहीं मानती। वो उसे कहती है, आखिर हॉस्पिटल क्यों जाना? मेरी तबीयत बिल्कुल भी खराब नहीं है। किम फिर भी उनकी बात नहीं सुनता और उसे खींचते हुए कहता है, जल्दी करो ग्रैंडमा, आप हो सकता है कि मारे भी जाओ। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा काफी हैरान होती है और कहती है, हे आखिर मैं क्यों मरूंगी? फिर वो किम का हाथ पकड़ते हुए, मैं सिर्फ तुम्हारी शादी और तुम्हें तुम्हारे बच्चे को बड़ा करते हुए देखने के बाद ही मरूंगी, तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर वो वापस से अंदर जाते हुए कहते हैं, तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से कुछ खाने को बनाती हूँ। किम वहीं खड़े होकर अपनी ग्रैंडमा को काफी परेशान आंखों से देखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक टेबल के ऊपर। वहां पर काफी सारा गरम गरम खाना रखा हुआ होता है। किम की ग्रैंडमा किम को सर्व करते हुए कहती है, ये लो, धीरे धीरे खाना, ये उतना भी ज्यादा बांझान नहीं है। किम काफी तेजी से उसे खाते हुए कहता है, नहीं, इसमें वो सब कुछ है जो कि मुझे पसंद है, मैं इसे ज़रूर खाऊँगा। उसकी ग्रैंडमा स्माइल करते हुए उसे खाते हुए देखते हुए कहती है, ओह! थोड़ा धीरे खाओ। अगर किसी ने तुम्हें ऐसे देखा तो उसे लगेगा कि तुम पता नहीं कितने सालों से नहीं खाए हो। फिर वो उठते हुए किचन की तरफ जाती है और उसे कहती है, तुम यहाँ रुको, मैंने तुम्हारा फेवरेट कॉर्न जूस भी प्रिपेयर किया है। फिर किम खाना खाते हुए रोते हुए सोचता है, ये सही है, मुझे बस मेरी ग्रैंडमा के हाथों का बना हुआ एक सिंपल सा खाना चाहिए था। आखिर मैं तेसन कैपिटल और शियोन फैमिली के लिए एक कुत्ते की तरह क्यों काम करता रहा? किम रोते हुए अपना खाना खा ही रहा होता है, तभी उसे किचन से कुछ आवाज आती है। वो भागते हुए किचन में जाता है। वो वहां देखता है उसकी ग्रैंडमा जमीन पर गिरी हुई थी। फिर वो उन्हें ऐसे देखकर काफी परेशान होकर जोर से चिल्लाता है, ग्रैंडमा। फिर सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड का सीन दिखाया जाता है। वहां पर उसकी ग्रैंडमा हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई होती है। किम डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर उससे कहता है,
ये काफ़ी बुरा हो जाता अगर तुम थोड़ा-सा भी लेट होते तो। हमें अभी और भी काफ़ी सारे टेस्ट करने हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि एक सर्जरी नेसेसरी है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो तुम्हारी ग्रैंडमदर शायद फिर से किसी भी टाइम पर बेहोश हो जाए। ये सुनकर किम हैरान होता है। फिर सीन शूट होता है। किम अपने हाथों में कुछ 150 रुपए के सिक्के देखकर सोचता है, मैं अभी कुछ देर पहले ही कई 100 बिलियंस कलेक्ट करने वाला था, लेकिन इस समय पर सिर्फ यही है जो कि मेरे पास है। फिर तभी किम का फ्रेंड मिम्सू रिसेप्शन पर हॉस्पिटल की फीस पे करते हुए कहता है, ये लीजिए, प्लीज़ इसके साथ हॉस्पिटल फीस पे कीजिए। मिम्सू किम से कहता है, मुझे अपने फादर से आज सुबह ही पॉकेट मनी मिली है। किम उसको ऐसे पे करते हुए देखकर सोचता है, म्यूनसो के फादर भी एक लार्ज एडल्ट एंटरटेनमेंट प्लेस ओन करते हैं, जो कि नागपुर डोंग की मेन स्ट्रीट पर थी। किम म्यूनसो का थैंक यू करता है। वो उससे कहता है, थैंक यू म्यूनसो, मैं इसे तुम्हें जल्दी ही पे बैक कर दूंगा। म्यूनसो उससे कहता है, हे, ऐसी चीज़ों के लिए पेइंग बैक की बात मत करो। ये तुम्हारी ग्रैंडमदर के हॉस्पिटल के खर्चों के लिए है। हमने तुम्हारे ग्रैंडमा के हाथों का बना हुआ कई हज़ारों पाउंड का खाना खा चुका है ऑलरेडी। फिर पार्क किम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम इस बारे में चिंता मत करो, सिर्फ अपनी ग्रैंडमा के बारे में सोचो। हम ही कभी-कभी विजिट किया करेंगे। युनसु किम से कहता है, लेकिन क्या तुम्हारी ग्रैंडमा सच्ची में ठीक है? और ट्रीटमेंट और मेडिकेशन के बारे में तुमने कुछ पता किया? तभी किम वापस से डॉक्टर और अपनी कन्वर्सेशन याद करते हुए सोचता है। उस टाइम पर किम ने डॉक्टर से पूछा होता है, फिर तो सर्जरी का कितना कॉस्ट आएगा? डॉक्टर ने कहा होता है, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये लगभग 10 मिलियन वॉन के आसपास होगा। किम काफ़ी वियर्ड फेस बनाते हुए सोचता है, 10 मिलियन वॉट? मेरी पास्ट लाइफ में ये उतना भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ कुछ कॉइन्स ही हैं जो कि अभी मेरे हाथों में है। तभी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर एक फ़ोन बूथ में आ जाता है। वो उसमें कॉइन डालते हुए एक नंबर डायल करता है। वो सोचता है, एक ऐसा वे जिससे कि मुझे सर्जरी की फ़ीस मिल सके, तो उसके लिए सिर्फ यही एकलौता रास्ता है। तभी किम जिस तरफ कॉल लगाया होता है, उसके दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हाँ, ये प्योंगचांग टोंग है। फिर किम उससे कहता है, हेलो, मैं किम वू युक, मेरे पास चेयरमैन चियोन तेसान के लिए एक मैसेज है। प्लीज़ उनसे कहिएगा कि किम मुयुक उनकी इकलौती बेटी चियोन यूसुक का इकलौता बेटा अपने ग्रैंडफादर को देखना चाहता है। फिर हमें देहान बुसान हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। उसके छत पर हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है। वो सोच रहा होता है, 1990, एक ऐसा समय जब यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि बुसान मुझे याद था। मैं सच्ची में 1990 में वापस आ चुका हूँ, लेकिन क्या मैं फिर से मार दिया जाऊंगा? आज से 30 साल बाद मेरे मर्डर के पीछे सबसे बड़ा सस्पेक्ट मेरे अंकल हैं, चेयरमैन चियोन सुमान। वही इकलौते हैं मुझे मेरे ही सबऑर्डिनेट्स के हाथों मरवा सके। लेकिन क्यों? मैं बिल्कुल श्योर हूँ मैं उसके लिए उस टाइम पर भी यूजफुल था। क्या यहाँ उसके अलावा कोई और हो सकता है? क्या ये चियोन सुहान हो सकता है, या फिर वो चियोन जीवोन था? आखिर ये कौन हो सकता है? कौन मुझे मारना चाहेगा? छोड़ो, चाहे जो कुछ भी हो, अब ये मेरा चांस है। फिर किम अपनी मुट्ठी बंद करते हुए सोचता है, मेरा चियोन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का चांस और पूरे तेसान कैपिटल के ऊपर राज करने का। तभी हम देखते हैं किम को पीछे से कोई बुलाता है, ओए, तुम वहाँ बच्चे। किम पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक मिडिल एज्ड आदमी बैठा होता है, जिसके बॉडी पर काफ़ी जगह पट्टियाँ लगी हुई होती है और उसके बॉडी पर टैटू भी थे। वो सिगरेट पी रहा होता है। वो किम से कहता है, हाँ, तुम ही, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। 1 सेकंड के लिए इधर आना। किम उसे घूरते हुए कहता है, क्या? और सोचता है, अब आखिर ये कौन है? तभी वो इंसान किम से पूछता है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? और ये जो पर्सन है वो किम से ठग जैसे बात कर रहा होता है। किम उससे पूछता है, आखिर तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक मोटा आदमी खड़ा हुआ होता है, जिसके गले में सोने की बहुत मोटी चेन होती है। वो उससे बोलता है, हाँ, आखिर उस बच्चे के साथ क्या है? क्यों वो इतना ज़्यादा टफ एक्ट कर रहा है? और वो मोटा इंसान उसकी ये बात सुनकर हंसते हुए कहता है, तुम अब हार रहे हो। वो पहला वाला पर्सन बोलता है, ओए, जैसे कि मैं सच्ची में हार रहा हूँ। फिर वो किम से बोलता है, हे तुम शैतान बच्चे, आखिर ये किस तरीके के मैनर्स है तुम्हारे बड़ों के सामने? किम उससे रिप्लाई करता है, क्या तुम्हें अपना नाम पहले नहीं बताना चाहिए, इससे पहले कि तुम किसी और से उसका नाम पूछो? वो पर्सन बेंच पे अपना सर टेकते हुए कहता है, हाँ, ये लड़का। और किम से कहता है, अच्छा, चाहे जो भी हो, मैं पार्क दोंग सू हूँ। पार्क दोंग सू, नाम तो सुना ही होगा। किम उसका नाम सुनकर सोचता है, पार्क दोंग सू, मैंने इसका नाम सुना है। ये सासंग गैंग का सेकंड इंचार्ज था, जो कि बुसान में जंग डिस्ट्रिक्ट को डोमिनेट करती थी। वो एक लेजेंडरी फिगर था जिसने कि गैंग को ज्वाइन करने के सिर्फ 5 साल के अंदर ही उस गैंग के सक्सेसर के तौर पर एक्नॉलेज कर दिया गया था। लेकिन 1990 में इस समय के आसपास वॉर ऑन क्राइम के दौरान उसे उसके बॉस के सभी क्राइम्स के लिए फ्रेम कर दिया गया था और इसी वजह से पुलिस उसका पीछा कर रही थी।
लेकिन वो पुलिस को बहुत ही बुरी तरीके से मरा हुआ एक मोटेल में मिला था, और वो भी जब वो सिर्फ 29 साल का था। डोंगसू उसका ऐसा रिएक्शन देख के कहता है, ओह तो तुम सच्चे में मुझे नहीं जानते हो? कि मुझसे एक स्ट्रीट फेस बनाते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं जानता। क्या तुम कोई कॉमिक बुक स्टोर चलाते हो? डोंगसू उससे कहता है, अच्छा चलो जो भी हो बच्चे, मैंने तुम्हें अपना नाम पहले बता दिया, तो अब ये तुम्हारी बारी है। किम अपना नाम उससे कहता है, किम मोयुक, यही मेरा नाम है। डोंगसू फिर स्माइल करते हुए कहता है, किम मोयुक तुमने कहा है ना? किम मू, किम मू मू। ओहो! किम मुमू। डैम! तुम्हारा तो काफ़ी अच्छा नाम है। ये देख के किम काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है, ये बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश है। डॉक्स उससे पूछता है, क्या तुम वही र्यूमर्ड अच्छे बच्चे हो, रूम 405 से? ये सुनकर किम हैरान होता है। वो उससे पूछता है, क्या? डॉक्स उसका रिप्लाई देता है, ये हॉस्पिटल तुम्हारे इस रूमर से पूरी तरीके से भरा हुआ है। इस बारे में कि तुम किस तरीके से अपनी ग्रैंडमा का बहुत ही अच्छा ख़्याल रख रहे हो। वो हर कुछ कर रहे हो जो कि उन्हें चाहिए। किम उसका रिप्लाई देता है, वो मेरी इकलौती फैमिली है, तो ये बिल्कुल नेचुरल है। बांसु एक sarcastic फेस बनाते हुए कहता है, हाँ, हाँ, तुम सही हो। ये सिर्फ नेचुरल है। क्या तुम किसी स्कूल में हो? तुम्हारे यूनिफ़ॉर्म को देखा जाए तो तुम दोंगसंग वोकेशनल हाई स्कूल जाते होगे। किम रिप्लाई देता है, हाँ, और तुम्हारे बारे में क्या? क्या तुम एक ठग हो? दोंगसू उसे सीधे-सीधे मुँह पर ही झूठ बोलता है। मैं? ना, ना, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? किम अजीब-सा फेस बनाते हुए कहता है, तुम्हारी कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने तुम्हें चाकू से स्टैब कर दिया है और एक हॉस्पिटल में लाके पटक दिया है। डोंगसू अकड़ दिखाते हुए किम से कहता है, ओए तुम बच्चे, ये नेचुरल है एक आदमी के लिए कम से कम अपने लाइफ में 1 या 2 बार स्टैब हो जाना। जैसा कि लाइफ में कहा जाता है, ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नॉर्मल। तुम्हारे जैसे बच्चे को ये बात कैसे ये पता होगी? लेकिन जो भी बड़े लोग होते हैं, उनके यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर डोंगसू चिल्लाकर किम से कह रहा होता है, "ऐ तुम बच्चे, क्या तुम मुझसे घबरा नहीं रहे हो? आखिर तुम मेरे सामने एकदम अच्छे से कैसे खड़े हो?" किम उससे रिप्लाई देता है, "क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए?" डोंगसू उसकी ऐसी बातें सुनकर सर पर हाथ रखते हुए कहता है, "हाँ, ये बच्चा, तुम मुझे अब बस गुस्सा दिला रहे हो।" किम डोंगसू के पास आते हुए कहता है, "तो क्या मैं जा सकता हूँ, अगर तुम्हारी बातें हो गई हो तो?" डोंगसू एक अजीब-सा फेस बनाते हुए कहता है, "हाँ, हाँ, जाओ तुम।" फिर हम देखते हैं कि वहाँ से जा रहा होता है। तभी डोंगसू उसे हँसते हुए चिढ़ाते हुए कहता है, कांग मूमू, अपने ग्रैंडमा का अच्छे से ध्यान रखना। तो अब मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये सुनकर किम काफ़ी गुस्से में आ रहा होता है और सोचता है, ये रास्कल। हम देखते हैं किम सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है और सोच रहा होता है, सासन गैंग का पार्क डोंगजू। इस पॉइंट पर ये गैंग नेशनल लेवल पर नहीं थी, लेकिन ये कोई छोटी-मोटी गैंग भी नहीं थी। एक दिन शायद वो मेरे किसी काम का होगा। फिर हम देखते हैं किम अपनी ग्रैंडमा के वार्ड में एंटर हो रहा होता है। तभी उसकी ग्रैंडमा के पास एक अननोन इंसान खड़ा होता है और वो उसकी ग्रैंडमा से बात कर रहा होता है, जिसको देख कर के मैं हैरान होता है। उसकी ग्रैंडमा उससे कहती है, मुयुक, ये देखो तुम्हारे लिए यहाँ कोई आया है। हम देखते हैं वो इंसान पीछे मुड़ता है और मुयुक को बुलाता है। उसको देखकर किम सोचता है, डायरेक्टर हाँ? तो अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे कि किम इससे कैसे जानता है, तो वो इसे अपनी पिछली लाइफ से जानता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। किम डायरेक्टर हाँ से कहता है, चलो बाहर जाकर बात करते हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक कॉफ़ी हाउस में आ गए होते हैं। वहाँ एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। डायरेक्टर हा किम से कहता है, मेरा नाम हाम योंगुन है। मैं चेयरमैन चियोन तेसन के लिए काम करता हूँ। और वो किम को अपना कार्ड दे रहा होता है। उसके कार्ड को हाथ में लेते हुए किम सोचता है, ग्रैंड बाय का राइट हैंड मैन, डायरेक्टर हाम योंगुन। वो डायरेक्टर हा को देखते हुए सोचता है, ये मेरे ग्रैंडपा का एक ऐसा सबऑर्डिनेट है जिसे वो अपनी ही मौत तक ट्रस्ट करते थे। मेरी पिछली लाइफ में वही एक थे जिन्होंने मेरी मॉम के फादर शियोन तेसान के बारे में मुझे मेरी ग्रैंडमा के फ्यूनरल पे बताया था। डायरेक्टर हाकिम से कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ सियोल चलो। और डायरेक्टर अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाते कि मुझसे कहता है, मिस्टर चेयरमैन यहाँ खुद से क्यों नहीं आए? ये सुनकर डायरेक्टर हा की आंखें बड़ी हो जाती है। वो हैरानी से पूछता है, क्या? लेकिन किम अभी भी अपना फेस स्ट्रेट ही रखता है। उसको ऐसे देखकर डायरेक्टर हाँ सोच रहे होते हैं, आखिर इस कंपोज़र के साथ क्या है? ये 18 साल के किसी बच्चे की आंखें और एटीट्यूड नहीं है और ये बिल्कुल ही नेचुरल भी लग रहा है, तो वो दिखावा तो नहीं कर रहा हो सकता है। डायरेक्टर हाँ किम से कहते हैं, चेयरमैन एक बिज़ी इंसान है, उनके पास तुमसे मिलने का टाइम नहीं है। किम से कहता है, मैं उन्हें मुझसे मिलने को नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ अपनी मदर, उनकी डॉटर किम मीसियन के बारे में बात कर रहा हूँ। किम ये कहते हुए मन में सोच रहा होता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है वो यहाँ नहीं आएंगे। वो ज़रूरी काफ़ी गुस्सा होंगे मेरी ऑडेसिटी पे कि मैं उन्हें यहाँ बुला रहा हूँ।
किम काफ़ी स्ट्रिक्ट फेस बनाते हुए डायरेक्टर हाउस से कहता है, वो मेरे मॉम की डेथ के बाद उनकी समाधि पर भी नहीं गए थे। अगर चेयरमैन मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें उनकी समाधि पर पहले जाना होगा। किम की ऐसी बातें सुनकर तो डायरेक्टर हा की बोलती ही बंद हो गई होती है। वो अपनी आंखों से लगातार किम को ही घूर रहे होते हैं। किम डायरेक्टर हा को देखते हुए सोचता है, मेरी पिछली लाइफ में मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन मैं बस वही कर पाता था जो कि वो मुझसे कहते थे, क्योंकि पास्ट में मैं कुछ भी नहीं था, बस एक ऑर्फन था जिसके पास कुछ भी नहीं था। फिर हम पास का सीन देखते हैं। वो सीन किम की ग्रैंडमा का फ्यूनरल का होता है। डायरेक्टर हा किम से कह रहे होते हैं, जो कि काफ़ी उदासी से बैठा हुआ होता है, फ्यूनरल के खर्चों का ध्यान हम रख लेंगे। जैसे ही फ्यूनरल ओवर होता है, तुम चेयरमैन को देखने के लिए सियोल के लिए निकल जाना। चेयरमैन ने कहा है, तुम्हें अपनी सर्वाइवल के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि तुम वही करोगे जो वो कहते हैं। किम सोच रहा होता है, पहले के टाइम पर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। ग्रैंडपा की हेल्थ के बिना मुझे स्कूल भी छोड़ना पड़ सकता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार मैं पहले से अलग हूँ, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ। किम फिर वहाँ से उठते हुए डायरेक्टर हा से कहता है, प्लीज़ उन्हें बता देना, अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ खुद से आना होगा। फिर वो डायरेक्टर हा को ग्रीट करते हुए कहता है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। डायरेक्टर हा म्योंगुन, आपके वापस जाने की जर्नी सेफ हो। डायरेक्टर हाकिम को जाते हुए देखते हुए सोचते हैं, आखिर ये इतनी ओवरवेलमिंग प्रेजेंस कैसी है जो कि वो एमिट कर रहा है। यहाँ तक कि मैं भी नर्वस फील कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि उस कॉफ़ी कैफ़े से बाहर आ गया होता है और डायरेक्टर हाउस से खिड़की से देखकर सोच रहे होते हैं, वो सारी रिपोर्ट जो कि मुझे मिली थी, जो कि ये कह रही थी कि ये बस एक ट्रबल मेकर है, जो बस लोगों से लड़ाई करते फिरता है। क्या ये सब कुछ गलत था? चेयरमैन जियोन तेसन की इकलौती बेटी किम मिस्योन और उनका इकलौता बेटा किम मोह्युक, ये बिल्कुल भी किसी आम बच्चे जैसा नहीं लग रहा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देहान बुसान हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। वहाँ से काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, क्या? और हम देखते हैं ये उसकी ग्रैंडमा कह रही होती है, चेयरमैन तुम्हें सियोल जाने को कहा। और इसका जवाब मोह्युक काफ़ी अनॉय होते हुए कहता है, हाँ, मैंने उन्हें कहा कि उन्हें पहले मॉम की ग्रेव को विजिट करना होगा। उनकी बेटी 17 साल पहले मारी गई, लेकिन फिर भी वो अभी तक उनके ग्रेव पर विजिट नहीं किए। ये बहुत ही रेडिकुलस है। उसकी ग्रैंडमा उसे समझाते हुए कहती है, मोह्युक, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे मॉम के फादर किस तरीके का पर्सन है? किम उसका रिप्लाई देता है, हाँ मुझे पता है, वो सियोल में बिजनेस करते हैं। मैंने उन्हें उस नंबर से कॉल किया जो कि आपने मुझसे छुपा रखा था। वो वही नंबर था जो कि आप उनके लोगों को कांटेक्ट करने के लिए यूज़ करती थी, है ना? ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा हैरान होते हुए उससे पूछती है, तुम्हें कैसे पता? फिर उसकी ग्रैंडमा उसकी चिंता करते हुए उससे बताती है, तुम्हें उनसे अच्छे से रहना होगा। मुह्यक कहता है, आखिर मुझे वैसा क्यों करना पड़ेगा? पिछले 17 सालों से वो हमें जैसे इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद तो मैं उन्हें देखना भी नहीं चाहता। उसकी ग्रैंडमा किम से कहती है, लेकिन फिर भी तुम ऐसा नहीं कर सकते मुह्यक। लेकिन उसकी ग्रैंडमा अपनी बात कंटिन्यू नहीं कर पाती। किम उसे गले लगा लेता है और कहता है, जो भी हो, उस बारे में आप चिंता ना करो। आप सिर्फ अपनी हेल्थ के बारे में चिंता करो। जब तक कि मेरे पास आप हो, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। किम अपनी ग्रैंडमा को गले लगाए हुए सोचता है, एक ऐसी पर्सन जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरी पास्ट लाइफ में मुझे उन्हें फिदा करना पड़ा था, बिना किसी पहले वार्निंग के, लेकिन इस बार मैं आपको बहुत ही खुश रखूँगा। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। हमें सियोल का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर चियोन फैमिली का वही बंगलो दिखाया जाता है। फिर हमें किसी इंसान को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है, उसने ऐसा कहा, अगर मैं उसे देखना चाहता हूँ तो मुझे वहाँ खुद से जाना होगा। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर हाथ सर झुकाकर उनसे कहता है, हाँ चेयरमैन। उसने कहा वो आपसे सिर्फ तभी मिलेगा जब आप पहले उसकी मॉम की ग्रेव को विजिट करोगे। फिर वो पर्सन अपने मुंह में सिगार रखते हुए कहता है, कितना बेहुदा है ये। और हम देखते हैं ये पर्सन होता है चियोन देसान, तेसन कैपिटल्स का मालिक। वो कहता है, क्या उसमें कुछ ज़्यादा ही गट्स हैं या फिर वो सिर्फ पागल है? अच्छा चलो ठीक है, वो डेफिनेटली मेरा इंटरेस्ट पिक करने में सक्सीड हो गया है। मैं बुसान चले जाऊंगा, आखिर मैं भी तो देखूं वो किस तरीके का इंसान है। फिर हम देखते हैं चेयरमैन अपनी सीट से उठते हुए कहता है, क्या वो हमारे किसी काम का है भी या नहीं? मैं उसे तब तक काम कराऊंगा जब तक कि उसकी बोन्स खिंच ना जाए, बिल्कुल एक स्लेव की तरह मेरी फैमिली के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम के गेट पे। किम अंदर एंटर हो रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड म्योंगू उसे बुलाता है, ए मोह्युक तुम आकर। किम उसकी तरफ ध्यान देता है। फिर किम जब अपने बेंच पे बैठ रहा होता है तब म्योंग संग उससे पूछता है, क्या तुम्हारी ग्रैंडमा अभी अच्छा फील कर रही हैं? किम उससे बैठते हुए कहता है, तुम्हारी मदद की वजह से वो अभी जस्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हैं। फिर मिनसू से बोलता है, ये काफ़ी टाइम हो चुका है जब तुम लास्ट बार स्कूल आए थे, तो ये कैसा रहेगा कि हम अभी स्कूल बंक करें और पूल खेलने चलें? कि मैं अपने बैग से कॉपी बुक्स निकालते हुए बोलता है, जैसा कि तुमने कहा,
ये काफ़ी टाइम हो गया जब मैं लास्ट टाइम स्कूल आया था, तो हमें क्लास के लिए रेडी हो जाना चाहिए। फिर वो सोचता है कि मैं वापस आ चुका हूँ 30 साल पहले अपने हाई स्कूल में। और किम की ऐसी बात सुनकर म्योंग-सू काफ़ी ओवर रिएक्ट करते हुए काफ़ी ज़ोर से बोलता है, "मुंह-hyuk, आखिर तुम्हारे साथ क्या चल रहा है?" और उसे इतना ओवर रिएक्ट करते हुए देख के पूरी क्लास भी उसे वियर्ड लुक से देखने लगती है। फिर म्योंग-सू किम को गले लगाते हुए रोते हुए कहता है, "मुंह-hyuk बुक पे देख रहा है और पढ़ भी रहा है। ये अभी भी 1990 है। अभी इस दुनिया को ख़त्म होने में 9 साल बाकी हैं। ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है?" किम उससे एनॉय होते हुए कहता है, "आखिर तुम क्या कह रहे हो?" और वो म्योंग-सू को देखते हुए सोचता है, अब जबकि मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, हाई स्कूल में पढ़ाई मेरी सबसे आखिरी प्रायोरिटी थी, क्योंकि मैंने अपने ग्रैंडफ़ादर से मिलने के बाद ही पढ़ना शुरू किया था। फिर हम पास का सीन देखते हैं, किम की ग्रैंडपा के विला का। वहाँ पे तेसान के सामने मोयुक सर झुकाकर बैठा हुआ होता है। तेसान उसे काफ़ी तीखी नज़रों से घूर रहा होता है। फिर वो उठते हुए कहता है, एक के बिना किसी काम का बच्चा। फिर वो उसे साइड लुक देते हुए कहता है, तुम्हारा सिर्फ एक ही गोल होगा आज के बाद से, कोरिया यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल। लेकिन अभी तुम जिस कंडीशन में हो, उस कंडीशन को देखते हुए तुम्हारा उस यूनिवर्सिटी में जाने का थोड़ा-सा भी चांस नहीं बनता। लेकिन मैं उसको एक लाइन की तरह डिसाइड करूँगा कि तुम एक वर्दी पर्सन बनते हो या फिर नहीं। मैं कम से कम तुम्हें भूखे तो नहीं रहने दूँगा जब तक तुम मेरी छत के नीचे हो। लेकिन अगर तुम फेल हो जाते हो, तो ये तुम्हारे और शियान फैमिली के बीच के रिलेशन का एंड होगा। किम सोच रहा होता है, उस समय पर ज़िंदा रहने के लिए, मेरे ग्रैंडफ़ादर का रिकॉग्निशन पाने के लिए मुझे कोरिया यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में जाना पड़ा था। मैंने घिस-घिस कर पढ़ाई की और उसमें जाकर एक्सेप्ट हो गया और इसी वजह से मैं अपने ग्रैंडफ़ादर के अंदर काम करने लगा था। लेकिन फिर भी उस समय के बाद से मैं चियॉन फैमिली के द्वारा रूथलेसली यूज़ किया गया था, एक ब्लड रिलेटेड सर्वेंट की तरह। फिर प्रेज़ेंट में आते हुए किम सोचता है, लेकिन इस बार ये चीज़ डिफरेंट होगी। मैं अपने नए गोल के लिए पढ़ाई करूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम स्कूल के लॉबी का सीन देखते हैं। तभी एक मिडिल एज्ड आदमी, जो कि इनका टीचर होना चाहिए, वो बेसबॉल बैट को उठाते हुए कहता है, तुम बदमाश बच्चे, क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली हैं। तुम सब क्लासरूम के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? फिर वो टीचर क्लासरूम के अंदर एंटर होते हुए क्लास रिप्रेजेंटेटिव को बुलाता है और अपने डेस्क पे बुक को काफ़ी ज़ोर से रखता है। वो चिल्ला कर कहता है, सब लोग अटेंशन दो, अपने टीचर के सामने सर झुकाओ। सभी स्टूडेंट सर झुकाते हुए टीचर को हेलो कहते हैं। फिर वो टीचर किम को बुलाता है। ये सुनकर किम काफ़ी हैरान होता है। वो जब वहाँ पहुँचता है, तो उसका टीचर उसे छुपने को बोलता है और वो उसकी फेस की तरफ बेसबॉल बैट करते हुए कहता है, ये कितने दिन हो गए जब तुम लास्ट बार स्कूल आए थे? क्या तुम्हें लगता है स्कूल एक प्लेग्राउंड है? एक ऐसी जगह जहाँ तुम बस आओ और चले जाओ अपने मन के हिसाब से। टिम नीचे देखते हुए उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मेरी ग्रैंडमा का ख्याल रखना था। ये सुनकर उसका टीचर काफ़ी ज़ोर से उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है, इतना ही बेहुदा और बदमाश बच्चा है ये। फिर वो और लगातार थप्पड़ मारते हुए चिल्लाते हुए कहता है, एक तुम जैसा शैतान अपनी ग्रैंडमा का ख्याल रख रहा हो। ये झूठ तो मेरे सामने बिल्कुल भी मत बोलना। तुम ज़रूर ही कहीं पर ड्रिंक कर रहे होगे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा झूठ मेरे सामने बोलने की? फिर वो उससे चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी करो और नीचे बैठ जाओ। उसको ऐसा बिहेव करते हुए देखकर किम सोचता है, मुझे अब याद आया, मेरे फ्रेशमैन ईयर का क्लास टीचर, इसका निकनेम ए था और वो रीज़न जिसकी वजह से उसे ऐसा निकनेम मिला। तभी उसका टीचर एक और चापड़ उसको मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे देखने की? तुम ज़रूर अपने दिमाग से पैदल हो गए होगे। किम अपनी बात कंटिन्यू करते हुए सोचता है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, ये स्टूडेंट्स को एक जानवर की तरह अब्यूज़ करता था। वो टीचर एक और झापड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा रहा होता है और कह रहा होता है, मैंने कहा अभी नीचे बैठो। तभी किम नीचे देखते हुए काफ़ी गुस्से में सोचता है, ये इस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल का ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक और रीज़न है जिसकी वजह से ये मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है। इसने बिना किसी झिझक के मेरी ग्रैंडमा से रिश्वत के लिए मांग की थी जब ये इस साल पहले मेरे घर आया था। किम की ग्रैंडमा उसे वो रिश्वत दे भी रही होती है, लेकिन किम उसे रोक देता है और किम सोच रहा होता है, मैंने मेरी ग्रैंडमा को रोका था उसे 10,000 वॉन जो कि मेरी ग्रैंडमा ने स्ट्रगल करके बिल्स के लिए इकट्ठा किए थे वो देने से। और यही वो टाइम था जब एए ने मुझे हर समय मारना शुरू किया था। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, वो टीचर फिर से किम को एक और झापड़ मारता है और कहता है, आखिर ये कमीना बच्चा कर क्या रहा है? मैंने कहा अभी नीचे हो। फिर हम सीन देखते हैं, किम पुशअप पोजीशन में नीचे होता है और उसका टीचर बेसबॉल बैट से किम को मारने के लिए रेडी होता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम इधर उधर हर समय फाइट करते रहते हो? फिर वो किम को मारते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे बच्चे जब इस जगह को छोड़कर जाएंगे तो सिर्फ गैंगस्टर ही बन सकते हैं। क्या मैं गलत हूँ, तुम कचरे के टुकड़े? और जब वो टीचर दूसरी बार किम को मारने जा रहा होता है, तभी उस रूम के अंदर एक और मिडिल एज इंसान एंटर होता है। वो टीचर पार्क को बुला रहा होता है। टीचर पार्क उससे कहते हैं, क्या हुआ वाइस प्रिंसिपल? फिर वो वाइस प्रिंसिपल टीचर पार्क से कहता है, इस रूम में एक स्टूडेंट किम मोयुक है ना?
ये सुनकर टीचर की बोलती बंद हो जाती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं। सारे बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं। वहाँ पर एक काफ़ी लग्जूरियस इंपोर्टेड कार खड़ी होती है। उसके बाहर डायरेक्टर हा खड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पहुँचता है। डायरेक्टर हा उसे गाड़ी के अंदर जाने को कहते हैं। ये होता हुआ सारे बच्चे देख रहे होते हैं और साथ ही साथ उसका क्लास टीचर भी। वो ये देखकर कहता है, आखिर ये क्या है? फिर हम देखते हैं कि जब उसके अंदर एंटर होता है तो वो अपने ग्रैंडपा को देखकर काफ़ी हैरान होता है। उसके ग्रैंडपा तेईसान न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और फिर वो उसे तिरछी नज़रों से देखते हैं। हम कार के बाहर का सीन देखते हैं। डायरेक्टर हाँ कार के बाहर खड़े होते हैं और कार को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। चेयरमैन तेईसान कहते हैं, क्या तुम मीसुक के बच्चे हो? किम तेईसान को देखते हुए सोचता है, चियोन तेईसान, मेरे ग्रैंडफादर, ऐसा लगता है कि मैं इस लाइफ में तुमसे ऐसे ही मिलूंगा। आखिरी बार जब मैंने इन्हें देखा था तो वो दिन था जब इनकी डेथ हुई थी 20 साल पहले। किम तेईसान का जवाब देता है, हाँ, मेरे फादर किम तेसू और मेरी मदर चियोन मीसू थी। ये सुनकर उसके ग्रैंडफादर एक स्माइल देते हैं और वो कहते हैं, तुमने मुझे खुद से आने को कहा था तुम्हें मिलने के लिए, है ना? इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। किम अपने ग्रैंडपा से पूछता है, क्या आप मेरी मदर की ग्रेव पर रुके थे उन्हें देखने के लिए? तेईसान उसका जवाब देता है, हाँ मैं रुका था। किम फिर रिप्लाई देता है, मैंने सुना मेरी मॉम के जाने के बाद आप उनसे एक बार भी मिलने ग्रेव पर नहीं गए। मैंने सोचा आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप मुझसे मिलने से पहले उनकी ग्रेव को विजिट करें। और मेरी ग्रैंड माँ जिन्होंने मुझे बड़ा किया उनकी भी हेल्थ कुछ खास नहीं है तो मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं आपसे माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस है। किम की ऐसी बात सुनकर तेईसान चुप रहता है। वो सोचता है, क्या तुम जरा इस बच्चे को देखोगे? एक यंगस्टर मेरे सामने बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा। फिर तेईसान किम से कहता है, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? किम उसे देखते हुए मन में सोचता है, मैं आपको बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। कोरियन प्राइवेट लोन इंडस्ट्री के लेजेंड। आप साउथ कोरिया वॉर के समय पर आए थे, लेबरर के तौर पर शुरू किया और 1970 तक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सर्कल में एक पावर की तरह उभरे। यहाँ पर एक ही ऐसा पर्सन नहीं है, चाहे वो चेबल हो या फिर पॉलिटिशियन, जिसने कि पहले आपसे कभी पैसे ना बोरो किए हो। और तो और 1990s के टाइम पर भी वो पूरी कंट्री पर रूल कर रहा था अपने ट्रिलियन ऑफ वॉन्स के अंडरग्राउंड पैसों के साथ। लोन शार्क किंग चियोन तेईसान किम से कहता है, थोड़ा बहुत मैंने सुना है आप एक बिजनेस रन करते हो। तेईसान उससे कहता है, मैं एक छोटा सा प्राइवेट लैंडिंग बिजनेस सियोल में चलाता हूँ। क्या तुम्हें पता है एक प्राइवेट लैंडर क्या करता है? किम उसका ये जवाब सुनकर सोच रहा होता है, ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है ग्रैंडफादर। तेईसान उससे कहता है, जो भी हो, आखिर तुम मुझसे क्यों देखना चाहते थे? आखिर ये क्या है जो तुम चाहते हो? तेईसान सर पे हाथ रखते हुए सोचता है, यहाँ एक ही ऐसी चीज है जो कि मुझे चाहिए ग्रैंडफादर, वो चीज जिससे कि मैं चियोन फैमिली को नीचे गिरा सकूं, पैसे। और ये सोचते हुए किम के फेस पर काफी इविल स्माइल होती है। तेईसान किम को तेरी नजरों से और किम तेईसान को तेरी नजरों से देख रहा होता है और किम सोच रहा होता है, एक एनॉर्मस वेल्थ ग्रैंडफादर के बच्चे इनहेरिट करेंगे मेरे ग्रैंडफादर की डेथ के बाद। मुझे वो सारा पैसा मेरे खुद के लिए लेना होगा और ऐसा करने के लिए मुझे सीक्रेटली गैदर करने होंगे फंड्स ताकि मैं उनसे फाइट कर सकूं बिना चियोन फैमिली को पता चले। तेईसान दोबारा से रिपीट करता है, मुझे बताओ आखिर वो क्या चीज़ है जो तुम्हें चाहिए? आखिर तुम मुझे क्यों मिलना चाहते थे? किम उससे कहता है, प्लीज मुझे पैसे उधार पर दे दीजिए। किम की ये रिक्वेस्ट सुनकर तेईसान सोचता है, तो आखिर में ये सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए था, तो ये भी एक पैथेटिक इंसान है। तेईसान किम से पूछता है, आखिर तुम्हें कितना चाहिए? किम उससे कहता है, मेरी ग्रैंडमा जिसने कि मुझे 17 साल तक पाला, उनके हार्ट सर्जरी के लिए उन्हें 10 मिलियन वॉन्स चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे हर महीने 1 मिलियन वॉन उधार पर दें जब तक कि मैं हाई स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हो जाता, मेरी ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। किम के ग्रैंडफादर से कहते हैं, तुमने कहा 10 मिलियन वॉन एक साथ और 1 मिलियन वॉन हर महीने, मैं ये अमाउंट तुम्हें आसानी से दे सकता हूँ। ये कहते हुए तेईसान सोचता है, उसके अंदर कुछ गट्स भी नहीं है, वो मुझे यहाँ तक लेकर आया सिर्फ कुछ पॉकेट चेंज के लिए। फिर किम तेईसान से कहता है, मैं ये चीज़ आपको फ्री में देने को नहीं कह रहा हूँ, मैं ये पैसे आपसे सिर्फ उधार ही ले रहा हूँ। ये सुनकर तेईसान काफ़ी हैरान होता है और वो स्माइल करते हुए सोचता है, ज़रा इस बच्चे को तो देखो, इतना मज़ेदार है, वो इंटरेस्ट तक अफोर्ड नहीं कर सकता, प्रिंसिपल को तो छोड़ ही दो, फिर भी ये मुझसे पैसे उधार पर मांग रहा है इसके स्कूल और बाकी खर्चों के लिए, और इसने ऐसा कहा कि इसे वो पैसे फ्री में भी नहीं चाहिए। तेईसान किन से कहता है, वेल, ये उतना हार्ड नहीं है एक लोन शार्क के लिए कुछ पैसे उधार देना, लेकिन लोन शार्क्स तुम्हें बस ऐसे ही पैसे उधार नहीं लेने देते,
तुम्हें कम से कम उसे वापस करने लायक भी होना चाहिए। क्या तुम्हारे पास उसके लिए कोई कोलेट्रल या कुछ क्रेडिबिलिटी है? किम उससे कहता है, आपने पूछा कोलेट्रल, तो मेरा ब्रेन ही मेरा कोलेट्रल है। ये सुनकर तेईसान काफ़ी हैरान होता है। किम उससे कहता है, अगर आप मुझे पैसे उधार पर देंगे तो मैं कोरियन यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में एंटर होऊंगा। मैं इसे कोलेट्रल के तौर पर यूज़ करूंगा मेरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को वापस देने के लिए। ये सुनकर तेईसन अभी भी चुप होता है। किम तेईसन को देखते हुए सोचता है, मेरी पिछली लाइफ में ग्रैंडफादर ने मुझे ऐसा करने को कहा था, लेकिन इस बार ये मेरा ऑफर है। तेईसान अभी भी कुछ सोच रहा होता है और किम उसे ऐसे देखकर सोचता है, चियोन तेईसान को एकेडमिक अचीवमेंट्स के लिए काफ़ी बड़ा डिज़ायर था, लेकिन उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाई थी क्योंकि वो गरीब था। तो जैसे जैसे वो बूढ़ा होते गया और उसका बिजनेस बढ़ता गया, वो और भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया उसके बच्चों के एकेडमिक अचीवमेंट्स के लिए। लेकिन उसके बच्चे चियोन जूमान और चियोन जीवॉन से बेयरली मैनेज कर पाए थे सियोल के अंदर किसी यूनिवर्सिटी में एंटर होने के लिए, जबकि उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया गया था। भले ही मेरी मॉम सियोल में एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एंटर हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया और उनका साइड छोड़ दिया। उसका ग्रैंडसन कोरिया यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में एंटर होने का प्रपोजल उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होगा, जो कि उसके खुद के एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हटा सकता है। तेईसान किम को देखते हुए सोचता है, ये कोरियन यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में एंटर होने की बात कर रहा है, लेकिन जितना कि मुझे पता है इसके ग्रेड्स उतने भी अच्छे नहीं हैं ताकि ये कोरियन यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो सके। क्या ये सिर्फ दिखावा कर रहा है? आखिर तुम कितने कॉन्फिडेंट हो? क्या होगा अगर तुम फेल हो जाओ? किम्स की ये बात सुनकर सोचता है, मैं इसमें ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस समय मुझे ग्रैंडपा का जितना हो सके उतना फेवर और इंटरेस्ट लेना होगा। कि फिर एक सीरियस लुक से कहता है, अगर मैं एक्सेप्ट नहीं हुआ तो मैं अपना सर्च तुम्हें दे दूंगा, और तो और मेरी बॉडी भी। क्या इतना काफ़ी होगा? उसका ये जवाब सुनकर तेईसान सोचता है वो अपनी बॉडी दे देगा, और वो कहता है, हाँ ये काफ़ी होगा। और फिर किम तेईसान से कहता है, और इसके जगह पर जब मैं पास होऊंगा तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए मुझे एक प्रेजेंट देना। तेईसान ये सुनकर काफ़ी हैरान होता है। वो कहता है, एक प्रेजेंट? क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? किम तेईसान से कहता है, ये मैं आपको लॉ स्कूल में एंटर होने के बाद बताऊंगा। फिर किम स्माइल करते हुए कहता है, मैं प्लान कर रहा हूँ आपसे काफ़ी बड़ा गिफ्ट मांगने की जब वो होगा। ये सुनकर तेईसान चुप रहता है, फिर वो धीरे धीरे स्माइल करता है और काफ़ी ज़ोर से हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। मैं इस चीज़ को देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर पा रहा कि आखिर तुम कितना ही बड़ा गिफ्ट मांग सकते हो। फिर वो सीरियस होते हुए कहता है, लेकिन अगर तुम फेल होते हो तो जैसा कि प्रॉमिस किया गया है, तुम मुझसे बिलोंग करोगे। तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो भी मैं कहूँ, ऐसी चीज़ें जो कि शिकारियों को भी घबराने पर मजबूर कर दे। किम उसका रिप्लाई एक सीरियस फेस से करता है, ठीक है ग्रैंडपा। फिर सीन थोड़ी देर बाद पर शिफ्ट होता है। किम गाड़ी से बाहर उतर गया होता है और उसकी ग्रैंडपा की गाड़ी आगे जा रही होती है। वो गाड़ी का धुआं अपने हाथों से हटाते हुए कहता है, एक बच्चे को डराने की कोशिश करते हो। फिर वो पीछे मुड़ते हुए सोचता है, शिकारियों तक को घबराने पर मजबूर करे। मुझे यह आइडिया पसंद आ रहा है। फिर किम काफ़ी सीरियस लुक के साथ कहता है, मैं एक शिकारी से भी खतरनाक बन जाऊंगा अगर तुम वही चाहते हो तो। एक ऐसा शिकारी जो कि चियोन फैमिली को टुकड़ों में बांट दे। फिर हम हाईवे का सीन देखते हैं। वहाँ पर तेसान की कार जा रही होती है। उसके अंदर तेसान डायरेक्टर हाथ से कहता है, वो एक मज़ेदार बच्चा था। डायरेक्टर हाउस से कहते हैं, मैं भी काफ़ी ज़्यादा शौक था, जबकि वो उन रिपोर्ट से जो कि मुझे मिली थी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। चेयरमैन तेसान गाड़ी से बाहर देखते हुए कहता है, मैं हर तरीके के लोगों से अपने बिजनेस में मिल चुका हूँ। ऐसे लोग जो कि पैसे वापस नहीं करते लेकिन फिर भी वापस आते हैं पैसे मांगने को, और ऐसे लोग जो कि गैंगस्टर्स को लेकर आते हैं मुझे डराने के लिए, और ऐसे लोग भी जो कि खुद को एक चाकू से काट लेने की धमकी देते हैं, और यहाँ तक कि ऐसे लोग भी जो कि अपने खुद के बच्चों को पैसों के लिए बेच दें। ऐसे लोगों के साथ इतने लंबे समय से डील करने के बाद तुम्हें पता लगने लगता है कि एक इंसान कैसा है सिर्फ उसे पहली बार देखकर। आंखें, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और उसकी बात करने का टोन, तुम काफ़ी आसानी से बता सकते हो कि आखिर वो किस तरीके का पर्सन है। लेकिन उसके बारे में मैं अभी बहुत ही क्लूलेस हूँ। ये ऐसा लगता है जैसे कि वो है जो कि मुझे जज कर रहा हो। चेयरमैन हाँ रेयर व्यू मिरर में देखते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि आपने उसे पसंद कर लिया है। फिर तेसान मिसियन का नाम लेते हैं। ये सुनकर डायरेक्टर हाँ पीछे मुड़कर देखते हैं और चेयरमैन तेसान अपना सर सीट पर रेस्ट करते हुए आंखें बंद कर कर कहते हैं, देहान बुसान हॉस्पिटल। ये सुनकर डायरेक्टर हाँ हैरान दिखते हैं। फिर हम देखते हैं उनकी गाड़ी एक टनल के अंदर एंटर हो रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है देहान बुसान हॉस्पिटल में। किम डॉक्टर के सामने झुकते हुए कहता है, प्लीज़ मेरी ग्रैंडमा का ख्याल रखिएगा। हाँ तुम ज़्यादा चिंता ना करो, ये उतनी भी ज़्यादा हार्ड सर्जरी नहीं है। फिर हम देखते हैं सर्जरी शुरू हो गई होती है
किम वहाँ लॉबी में कहीं जा रहा होता है। तभी उसे कोई पीछे से बुलाता है, ओए कांग मूमू। और हम देखते हैं ये होता है डोंगसू। वो किम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, कांग मू, क्या तुम डेली स्कूल जा रहे हो और दिन में 3 बार खाना भी खाते हो? क्या तुम बिजी हो? अगर नहीं तो क्या स्मोक करना चाहोगे रूफटॉप पर मेरे साथ? ये सुनकर किम परेशान होते हुए कहता है, क्या तुम्हारा ये कहना सही होगा एक हाई स्कूल स्टूडेंट से? और वैसे भी मैं अभी बिजी हूँ, मुझे काफ़ी सारी पढ़ाई करनी है। ये सुनकर डोंगसू काफ़ी हैरान होता है और वो कहता है, क्या पढ़ाई? तुम एक बच्चे हो, आखिर तुम क्यों पढ़ रहे हो? जितना हो सके उतना मज़ा करो, जब तक कि तुम जवान हो। फिर वो अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए कहता है, वेल, अगर तुम पढ़ना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। वो किम को च्युइंगम देते हुए कहता है, ये लो, जब तुम्हें नींद आने लगे तो इसे चबा लेना। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम्हें बाद में मिलता हूँ। किम डोंगसू की दी हुई च्युइंगम को देखकर सोचता है, इस समय पर वो काफ़ी जाना माना गुंडा था, एक ऐसे गैंग में सेकंड इंचार्ज जो कि 100 से भी ज़्यादा लोगों को कमांड करती हो। लेकिन फिर भी ये काफ़ी मज़ेदार इंसान है। लेकिन जल्द ही जब वॉर ऑन क्राइम डिक्लेयर किया जाएगा, पार्क डोंगसू किम अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाता। तभी खिड़की के बाहर उसे कुछ लोग गाड़ी से उतरते हुए दिखते हैं और वो लोग चाकू भी पकड़े हुए होते हैं। उन्हें देखकर किम सोचता है, ये लोग, ऐसा मत कहना कि ये लोग पार्क डोंगसू के लिए आए हैं। और हम देखते हैं वो लोग किम के पीछे से जा रहे होते हैं और ये देखकर किम सोचता है, डोंगसू को अभी नहीं मरना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि मैं उसे अपनी साइड पर ला सकूंगा। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर हम सीन देखते हैं उस हॉस्पिटल के रिसेप्शन का। वहाँ पर 2 नर्स काम कर रही होती हैं। तभी कोई इंसान वहाँ आकर उनसे पूछता है, पार्क डोंगसू का कौन सा वार्ड है? और हम देखते हैं ये वही लोग होते हैं जिनके पास नाइफ था, जिन्हें किम ने देखा था। वो नर्स काफ़ी घबराते हुए उनसे पूछती है, आखिर आपका क्या रिलेशन है उस पेशेंट के साथ? फिर वो पर्सन काफ़ी ज़ोर से एक बॉक्स को काउंटर पे पटकते हुए कहता है, क्या तुम अंधी हो? मैं यहाँ उससे विज़िट करने आया हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ उसके पीछे किम आ जाता है और झुकते हुए उन्हें बोलता है, क्या आप लोग ब्रदर डोंगसू को खोज रहे हो? और वो उन लोग को वे दिखाते हुए कहता है, मैं डोंगसू का छोटा भाई हूँ, मैं आप लोगों को उसके वार्ड तक ले चलता हूँ। ये देखकर वो तीनों हैरान होते हैं। फिर किम उन लोगों को देखते हुए सोचता है, ये बदमाश, आखिर इन लोग की हिम्मत कैसे हुई उस समय यहाँ तमाशा मचाने की जब मेरी ग्रैंड माँ सर्जरी के बीच में है। चलो पहले इन्हें हॉस्पिटल के बाहर ले चलते हैं। और हम देखते हैं वो 4 लोग जो गाड़ी से उतरते हुए नाइफ हाथ में पकड़े होते हैं, वो किम के पीछे पीछे एक एले में आ जाते हैं। और उस गली को देखकर वो लोग काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, हे तुम छोटे बदमाश, आखिर ये क्या चीज़ है? तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? ये सुनकर किम रुकते हुए पीछे मुड़ते हुए कहता है, क्या तुम लोग यहाँ पार्क डोंगसू को मारने के लिए आए हो? और ये सुनकर उन तीनों का लीडर चाकू निकालते हुए कहता है, हे बदमाश, आखिर तुम हो कौन? किम उन लोग का जवाब दिए बिना अपने हाथ स्ट्रेच कर रहा होता है और ये देखकर वो लोग और गुस्सा हो जाते हैं। तभी उनके पीछे से किसी की कहने की आवाज़ आती है, ओए ओए तुम लोग, आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम गैंगस्टर्स में अब कोई शर्म भी नहीं बची? एक हाई स्कूलर के ऊपर नाइफ रखते हुए, और वो होता है पार्क डोंगसू। पार्क डोंगसू को देखते ही उस टीम का एक बंदा काफ़ी तेज़ से चिल्लाते हुए पार्क डोंगसू के ऊपर अटैक करने को बढ़ता है। लेकिन उसके इस अटैक से पार्क डोंगसू को कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी ही जगह पर खड़ा होता है और वो उसके हिट को सीधे अपने हेड से रोकता है। ये देखकर किम भी थोड़ा हैरान होता है। उसको पंच मारने के बाद वो पर्सन का हाथ खुद ही दुखने लगता है और फिर डोंगसू उसे अपने पैर से ट्रिप करके नीचे गिरा देता है और एक घूसा सीधे उसके सर पर मारता है, जिससे उसका सर जाके सीधे ज़मीन पर लगता है और वो भी बहुत ज़ोर से। ये देखकर बाकी तीनों भी काफ़ी घबरा जाते हैं। फिर हम देखते हैं डोंगसू अपनी शर्ट निकाल रहा होता है और उनका लीडर डोंगसू के ऊपर चाकू से अटैक कर रहा होता है, लेकिन डोंगसू उसे बड़ी आसानी से टैकल कर लेता है और वो एक ही हिट में सीधे नॉकआउट हो जाता है। ये देखकर बचे हुए दोनों काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। फिर डोंगसू उस लीडर को उसके बाल से उठाते हुए उन बाकी दोनों में से एक के ऊपर फेंक देता है और अपने पैर उठाकर अपनी चप्पल से सीधा उसके चेहरे पर निशाना लगाता है और फिर वो तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उनके लीडर को एक ज़ोरदार लात मारता है, जिसका इम्पैक्ट उसके पीछे खड़े हुए आदमी पर भी पड़ता है और हम देखते हैं वो दोनों ही नीचे गिर गए होते हैं। ये देखकर तीसरा आदमी भी खड़ा ही होता है। पता नहीं ये लोग बस शांत क्यों खड़े हैं, क्या अटैक वटैक करना नहीं आता इन लोग को? हाँ जो भी हो, वैसे प्लॉट आर्मर है ये तो। फिर हम देखते हैं उस तीसरे पर्सन की नज़र सीधे जाती है वहाँ रखे कुछ विंडोज़ पे। वो उन विंडोज़ को उठाकर सीधे डोंगसू की तरफ अटैक करने को बढ़ता है, लेकिन डोंगसू सीधे उस विंडो के आर पार ही अपना पंच मारते हुए उसके मुंह पर मारता है, जिससे वो काफ़ी दूर फेंकाता है और वो भी एक ही हिट में नॉकआउट हो जाता है।
हम देखते हैं किम दोंगसू को ही देख रहा होता है। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। दोंगसू कह रहा होता है, ओह ये कितना रिफ्रेशिंग था। इतने समय बाद फाइट कर कर अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने उनको रिसेंटली ही मारा था एक टेरिटरी के फाइट के ऊपर। और हम पास्ट के कुछ सीन देखते हैं जब किम उन चारों को अपने पीछे लेकर जा रहा होता है। दोंगसू उसे बताता है, मुझे पता था वो लोग मुझे देखने के लिए हॉस्पिटल में ज़रूर आएंगे। मैंने उन पर नज़र रखी हुई थी, लेकिन तुम उन्हें यहाँ पर ले आए। तुम में ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। तुम उनके हाथ में चाकू देखकर भी थोड़े से भी नहीं घबराए। फिर किम रुक कर उससे कहता है, ये इसलिए था क्योंकि मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। यहाँ तक कि मैंने भी तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स को हॉस्पिटल को गार्ड करते हुए नोटिस कर लिया था। किम दोंगसू को देखते हुए सोच रहा होता है, अगर मैंने यहाँ इंटरवीन नहीं भी किया होता तो भी यही आउटकम होने वाला था। अगर मैं यहाँ इंटरवीन नहीं भी करता तो भी पार्क दोंगसू उन्हें बहुत ही आसानी से ओवर पावर कर देता। दोंगसू किम के गले पर हाथ रखते हुए कहता है, लेकिन फिर भी ये तुम्हारा मेरे ऊपर उधार रहा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है इस उधार को मैं ऐसे ही बिना चुकाए जाने दूंगा? जल्दी मुझे तुम्हारी अपनी विश बताओ और मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगा। क्या तुम्हें मनी चाहिए या फिर वुमेन? किम दोंगसू को देखते हुए सोच रहा होता है, पार्क दोंगसू तुम मेरे प्लान के सबसे पहले औजार होगे, मुझे इसे अपना बनाना ही होगा। फिर किम पार्क दोंगसू से कहता है, तो फिर दोंगसू अपने सबसे क्लोजेस्ट और प्यारे अंडरलिंग्स को ले चलो और अंडरग्राउंड हो जाओ। लेकिन ये तुम्हें हमेशा के लिए नहीं करना, ये सिर्फ तुम्हें 3 महीनों के लिए करना है। ये सुनकर दोंगसू हैरान होकर पूछता है, आखिर तुम कह क्या रहे हो? मैंने पूछा आखिर तुम्हें क्या चाहिए और तुम ये बुलशिट बोलने लग गए। आखिर मैं क्यों छुपने जाऊँ? कि मुझसे कहता है, प्रेसिडेंट जल्दी ही वॉर अगेंस्ट क्राइम डिक्लेयर कर देंगे और एक नेशन वाइड अरेस्ट वारंट सभी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ इशू करेंगे। ये सुनकर दोंगसू काफ़ी हक्का बक्का रह जाता है। वो कहता है, क्या वॉर अगेंस्ट क्राइम? और वॉर अगेंस्ट क्राइम अक्टूबर 1990 प्रेसिडेंट ने इशू किया था एक डिग्री ताकि क्रिटिसिज्म को शिफ्ट कर सके पॉलिटिकल सिचुएशन से, जो कि रजीम की काफ़ी ज़्यादा करप्शन के वजह से राइज हुई थी। जैसे फ़िलहाल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा करप्शन चल रहा है। लेकिन छोड़ो, मैं पॉलिटिकल व्यू अभी बीच में नहीं ला रहा, वरना पता नहीं तुम लोग कमेंट में क्या क्या बकने लग जाओगे। जबकि यहाँ कुछ मेजर करप्शन रिलीज़ हुए थे पिछले कुछ सालों में। अगले महीने जो प्रेसिडेंट की वॉर अगेंस्ट क्राइम की अनाउंसमेंट होगी वो कुछ अलग ही लेवल पर होगी। वो एक काफ़ी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होगा ताकि जितने भी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन और उनसे रिलेटेड छोटे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी को एक साथ इरेडिकेट कर दिया जाए। फिर किम दोंगसू से कहता है, और अपनी लोकेशन को एक सीक्रेट रखना, यहाँ तक कि तुम्हारे खुद के ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे मेंबर्स को भी तुम्हारी लोकेशन पता नहीं होनी चाहिए। और स्पेशली तुम अपने बॉस ली सासियोंग से केयरफुल रहना। फिर हम देखते हैं कि वहाँ से जा रहा होता है और वो उससे कहता है, और यही मेरी आखिरी विश है। किम जाते हुए सोच रहा होता है, अब इस चीज़ में डिसीजन बनाना उसके ऊपर है। अगर वो इस चीज़ को सर्वाइव कर लेता है तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वो मेरे लिए यूज़फुल साबित होगा। फिर हम 1 महीने बाद जिरिसान माउंटेन का सीन देखते हैं। वहाँ एक छोटे से हट के अंदर टीवी चल रही होती है और उसमें से आवाज़ आ रही होती है, एक वॉर अगेंस्ट क्राइम, वायलेंस और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को इरेडिकेट करने के लिए डिक्लेयर कर दी गई है और कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेसिडेंट को भी पूरी अथॉरिटी मिल चुकी है उन्हें जड़ से उखाड़ देने की। और ये डे होता है 13 अक्टूबर 1990, जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफ कोरिया ने वॉर अगेंस्ट क्राइम अनाउंस किया था। और हम देखते हैं उस न्यूज़ को कोई 3 लोग देख रहे होते हैं। वो कहते हैं, वो आखिर ये चल क्या रहा है? एक एक प्रोसिक्यूटर और पुलिस ऑफिसर को मोबिलाइज कर दिया गया और बुसान के सभी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन पकड़े गए, यहाँ तक कि सासियोंग युंगनिम भी। और हम देखते हैं दोंगसू वहीं पर बैठा हुआ होता है और वो पूरी तरीके से शांत होता है। फिर दोंगसू उनसे कहता है, तुम सब कुछ भी मत करना और बस यहीं रहना। यहाँ तुम इधर उधर ट्रबल मचाते हुए मत फैलते रहना, वो भी बिना किसी रीज़न के। क्या तुम सबको ये बात समझ आई? फिर वो तीनों सर झुकाकर उससे कहते हैं, हाँ बॉस। दोंगसू न्यूज़पेपर पढ़ते हुए सोच रहा होता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस बच्चे ने कहा था। फिर हम वापस से 1 महीने पहले का सीन देखते हैं। दोंगसू किम से कह रहा होता है, आखिर तुम ये क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो? तुम ज़रूर ये भी विश करते होगे फिर तो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का रियूनिफिकेशन हो जाए। किम पीछे मुड़कर उसे स्माइल देते हुए कहता है, वो विश फुलफिल ज़रूर होगी, लेकिन जर्मनी में, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं। वैसे तुम लोग बताओ, अगर पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, चाइना, यार चाइना कहाँ से गया, मतलब पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, ये अगर वापस से रियूनाइट हो जाए तो कैसा होगा?
बस एक हाइपोथेटिकल थ्योरी कमेंट में तुम लोग डिस्कस करना, ठीक है? डिस्कस ज़रूर करना, तुम लोग कुछ नहीं करते यार, तुम लोग भाव ही नहीं देते, स्किप कर देते हो। फिर हम उस न्यूज़पेपर की कटिंग को देखते हैं। उसकी डेट होती है अक्टूबर 3, 1990, जो कि सॉलिटरी यूनिफिकेशन की होती है। जैसा कि तुम लोगों ने क्लास 10th की हिस्ट्री बुक में पढ़ा ही होगा वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था और बर्लिन के बीचों बीच एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी गई थी। तो उसी चीज़ से रिलेटेड है ये। यहाँ 45 ईयर्स के बाद जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हो रहा होता है, जब रशिया, यूएसए और यूके सब अपना कंट्रोल उसके ऊपर से छोड़ देते हैं। ये देखकर दोंसू सोच रहा होता है कि मोहयुक आखिर ये है कौन। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अपार्टमेंट बिल्डिंग दिखाई जाती है। किम सोच रहा होता है। ग्रैंडपा काफ़ी फास्ट थे इन सब चीज़ों को हैंडल करने में। और उसके बाद हमें एक अपार्टमेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। किम और उसकी ग्रैंडमा हॉल में बालकनी के पास खड़े होते हैं। किम की ग्रैंडमा मोहयुक से कहती है, लेकिन मोहयुक उन्हें शांत कराते हुए कहता है, ग्रैंडमा प्लीज़ अब कुछ मत बोलिए। और वो अपनी ग्रैंडमा से कहता है, ये चीज़ मुझे मेरी ग्रैंडपा से मिली, जो कि मुझसे मिलने के लिए 17 साल बाद आए थे। और तो और मुझे उनसे लिविंग एक्सपेंसेस भी मिल रहे हैं, तो अब आपको काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसकी ग्रैंडमा काफ़ी उदास फेस के साथ बोलती है, मुझे पता नहीं कि ये सब चीज़ें मुझे लेना ठीक भी होगा या फिर नहीं। फिर किम एक हल्की सी स्माइल के साथ अपनी ग्रैंडमा से कहता है, आपने इतने सालों तक मुझे अकेला बड़ा करने के लिए कितना कुछ सहा। ये बहुत कम है जितना कि आप डिज़र्व करते हो। आप बस कुछ समय और वेट करो। मैं ये ज़रूर इंश्योर करूँगा कि आप कंफर्टेबली आज के बाद से रहो। आप बस अपने हेल्थ के बारे में सोचो। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? उसकी ग्रैंडमा मोहयुक से कह रही होती है। तभी उसके फ्रेंड्स उस गेट से अंदर आ जाते हैं और म्यूंगसू के हाथ में 2 ब्लैक बैग्स होते हैं। वो ग्रैंडमा को कांग्रेट्स करते हुए कहता है, आपके डिस्चार्ज के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तभी उसकी ग्रैंडमा कहती है, ओह देखो तो ज़रा यहाँ कौन आया है। तभी म्यूंगसू अपनी ग्रैंडमा से कहता है, हम यहाँ आते वक्त रास्ते से थोड़ा बहुत मीट भी लेते हुए आए। और फिर म्यूंगसू काफ़ी एक्साइटेड होते हुए कहता है, चलो मीट को ग्रिल करते हैं और पार्टी करते हैं आज। किम इन सबको इतना खुश देखकर खुद भी खुश होता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ समय तक वो लोग ऐसे ही पार्टी कर रहे होते हैं और काफ़ी मज़े कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर किम के स्कूल में। आज काफ़ी अच्छा और ठंडा वेदर है, लेकिन ये फैक्ट कि आज हमें टेस्ट के ग्रेड्स मिलेंगे ये पूरे मूड को ख़राब कर देता है। और ये सब म्यूंगसू कह रहा होता है काफ़ी उदास होते हुए, और पार्क काफ़ी हंस रहा होता है। म्यूंगसू उससे लड़ते हुए कहता है, हे मुझ पर हंसो मत, तुम भी मुझसे कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो। पार्क भी उससे फाइट करते हुए कहता है, हे तुम आखिर क्या बात कर रहे हो, मैं तुमसे डेफिनेटली बेटर हूँ। ये सुनकर म्यूंगसू कह रहा होता है, मैं 520 लोगों में कम से कम 500 नंबर पे तो हूँ। और इसका जवाब पार्क देता है, आखिर तुम किसके सामने फेंक रहे हो, मैं 451 नंबर पे हूँ, समझे। और हम देखते हैं किम अपना मज़े में आगे जा रहा होता है उन दोनों को ही इग्नोर करते हुए। फिर पार्क किम के बगल में आते हुए उससे पूछता है, मोहयुक आखिर तुम्हारा टेस्ट कैसा था, तुम बहुत ही ज़्यादा हार्ड पढ़ाई कर रहे थे। मोहयुक हमारे सबके टॉपर फ्रेंड्स की तरह बोलता है, कुछ नहीं यार मेरा भी बहुत बेकार गया, मुझे अभी बहुत इंप्रूव करना है। तुम लोग कमेंट में अपने उस टॉपर फ्रेंड का नाम ज़रूर ड्रॉप करना जो कि ऐसे ही करता है कि स्कूल में तो टॉप करेगा बट तुम लोग को बोलेगा, कहा यार मेरे तो कुछ भी नहीं पढ़ा था, मेरा पेपर बहुत बेकार गया, ऐसे बोलता है। ज़रूर ड्रॉप करना कमेंट में उसका नाम। और मेरे फ्रेंड ग्रुप्स में मेरे ख्याल से मैं ही इकलौता टॉपर था क्योंकि मेरी सबसे हाईएस्ट आए थे। ये मेरे लिए काफ़ी टफ था वापस से पढ़ाई स्टार्ट करना, लेकिन जैसे तैसे मैंने थोड़े बहुत अच्छे ग्रेड्स मैनेज कर ही लिए। फिर हम मोहयुक की क्लास के अंदर का सीन देखते हैं। मोहयुक और उसके बाकी दोनों फ्रेंड्स भी क्लासरूम के अंदर एंटर होते हैं। तभी एक बंदा मोहयुक के पास आते हुए उसे कहता है, तुमने क्या न्यूज़ सुनी, तुम फर्स्ट आए हो इस बार एग्जाम में। और ये सुनकर म्यूंगसू काफ़ी ज़ोर से कहता है, क्या सच्ची में? और वो मोहयुक को घूरने लगता है। फिर वो बंदा दोबारा से कहता है, हाँ मैंने ये टीचर ऑफिस में आज सुबह ही सुना। तभी दूसरे गेट से एक और बंदा आते हुए मोहयुक से कहता है, मोहयुक तुम्हें हमारे होम रूम टीचर उसके ऑफिस में बुला रहे हैं। ये सुनकर म्यूंगसू किम से कहता है, वाओ आखिर यहाँ चल क्या रहा है, क्या तुम्हें कोई प्राइज़ वगैरह मिलने वाला है, जल्दी करो और जल्दी से जाओ। फिर हम सीन देखते हैं टीचर के ऑफिस का। वहाँ पर किम मोहयुक उस टीचर के सामने आ गया होता है और ये वही टीचर होता है जो कि पिछले बार मोहयुक को काफ़ी ज़्यादा मार रहा होता है। वो किम से कहता है, तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें आज यहाँ क्यों बुलाया है। ये सुनकर किम थोड़ा हैरान होता है और उसे कुछ अंदाज़ा नहीं होता है उसके टीचर ने आज उसे क्यों यहाँ बुलाया हुआ होता है। तभी हम देखते हैं वो कमीना टीचर किम को आगे बढ़कर एक स्लैप मारता है और वो भी काफ़ी ज़ोरदार। और ये सब उसके फ्रेंड्स टीचर के ऑफिस के बाहर विंडो से देख रहे होते हैं। वो टीचर फिर से किम से पूछता है, मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, क्या तुम सच्चे में नहीं जानते मैंने तुम्हें आज यहाँ क्यों बुलाया है? किम उसको घूरते हुए सोच रहा होता है
आखिर अब इसके साथ क्या है? और वो उससे कहता है, नहीं सर, मुझे नहीं पता आप मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। ये सुनकर वो टीचर उसे दोबारा से एक और झापड़ मारता है। यार, इसको देखकर मुझे मेरे 4th क्लास की क्लास टीचर याद आ गई। वो भी बहुत गंदा मारती थी यार, क्या ही बताऊँ। सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ओ के लिए मार पड़ी थी, बहुत ज़्यादा। वो भी वो किम के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए बोलता है, आखिर तुमने एग्जाम में किया क्या है? क्या तुमने चीटिंग की है? तुमने ज़रूर चीटिंग की है ना? तुम फर्स्ट सेमेस्टर में पूरे स्कूल में सबसे नीचे में थे और अब सेकेंड सेमेस्टर में तुम फर्स्ट आ रहे हो। किम उस टीचर की ऐसी बातें सुनकर उसे घूरते हुए सोच रहा होता है, ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले जो चीज़ हुआ था वो उसका बदला ले रहा है। फिर हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं। उसका होमरूम टीचर किम से कह रहा होता है, मैंने सुना जो फॉरेन कार में उस दिन आया था वो तुम्हारा ग्रैंडफादर था। और वो हंसते हुए किम से कहता है, ये सही होगा कि वो मुझसे मिलने आए और मुझे ग्रीट करे, जबकि मैं तुम्हारे स्कूल का क्लास टीचर हूँ। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? किम उसको ऐसे देखकर सोच रहा होता है, ये बेकार एनिमल एब्यूजर, जैसा कि मैंने सोचा था ये उससे भी ज़्यादा गए गुजरा कचरा है। फिर हम देखते हैं किम उठते हुए उससे कह रहा होता है, मेरे ग्रैंडपा सियोल में रहते हैं और अगर तुम्हें उनसे मिलना होगा तो तुम्हें सियोल जाना होगा। और वो टीचर फिर किम से कहता है, वो तुमसे मिलने के लिए ज़रूर दोबारा आएंगे, क्या वो नहीं आने वाले? और जब भी वो तुमसे मिलने के लिए आए तुम बस उनसे मेरे बारे में बात कर देना। और जब वो टीचर अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाता तभी किम उससे झुकते हुए कहता है, अगर ऐसा ही है तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, कुछ ही दिन बाद एग्ज़ाम है तो मुझे पढ़ाई भी करनी है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसका टीचर उसके तरफ उंगली करते हुए उसे चिल्ला कर कहता है, ओए किम मोयुक। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और वो टीचर अपने हाथ में वापस से बेसबॉल बैट पकड़ लेता है। पता नहीं हर बार बेसबॉल बैट कहाँ से निकालता है, क्या ये अपनी सीक्रेट जगह पे तो नहीं घुसा के रखता इसे? और फिर वो उसके तरफ बेसबॉल बैट करते हुए कहता है, तुमने ज़रूर चीटिंग की है ना? क्या ये सिर्फ तुमने ही किया है या फिर बाकी लोगों ने भी तुम्हारी हेल्प की है? किम फिर भी अपने डिटरमाइंड लुक से उस टीचर से कहता है, नहीं सर, मैंने चीटिंग बिल्कुल भी नहीं की है। फिर वो टीचर अपने स्लीव्स ऊपर करते हुए कहता है, जरा इस कमीने लड़के को तो देखो, मैंने तुम्हें जाने दिया था जब तुम इधर उधर बदमाशी करते फिरते थे, लेकिन अब तुम स्कूल के एग्जाम के साथ परेशानी खड़ी करने की सोच रहे हो। क्या तुम्हारी ग्रैंडमा ने ही तुम्हें ये सब करना सिखाया है? कि मुझसे घूरते हुए सोच रहा होता है, ये कमीना इंसान अब अपनी हद पार कर रहा है, ये कितना ज़्यादा ही अनोइंग है। उसका टीचर अपना हाथ उठाते हुए उससे कहता है, आखिर तुम किसे घूर रहे हो? लगता है मुझे तुम्हारी आंखें बाहर निकालनी पड़ेंगी। फिर किम अपने टीचर से कहता है, मुझसे माफ़ी मांगो, आखिर मैं बहुत हार्ड स्टडी करूं या फिर चीटिंग करूं, इसका मेरी ग्रैंडमा से क्या लेना देना है? तुम अभी के अभी उनसे माफ़ी मांगो। फिर वो टीचर किम को काफ़ी ज़ोर से एक और झापड़ मारते हुए कहता है, क्या तुम अब सच्चे में पागल हो चुके हो? और वो किम की मार्कशीट फाड़ते हुए कहता है, अब यहाँ पर चेक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सभी एग्ज़ाम्स को 0 मार्क्स के साथ मार्क कर रहा हूँ, वो भी तुम्हारे चीटिंग करने के लिए। क्या तुम्हें ये बात समझ आ गई? फिर वो टीचर किम से कहता है, आज के बाद से तुम अनडिफाइंड टाइम के लिए सस्पेंड किए जाते हो। अगर सच कहूँ तो मैं तो तुम्हें अभी के अभी एक्सपेल करना चाहता हूँ। लेकिन वो अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाता तभी किम मुझसे कहता है, टीचर क्या तुम मुझसे एक बैट लगाना चाहोगे? ये सुनकर उसका टीचर थोड़ा हैरान होता है और वो कहता है, क्या बैट? फिर किम उसे एक सीरियस फेस के साथ कहता है, इस बार के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस मैं उन्हें अभी तुम्हारे आंखों के सामने सॉल्व करूंगा जैसा कि मैंने एग्ज़ाम में किया था। अगर मुझे वही सेम स्कोर नहीं मिलते तो मैं स्कूल से निकल जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे वही सेम स्कोर दोबारा मिलते हैं तो तुम्हें इस स्कूल से रिज़ाइन करना होगा। हम देखते हैं ये सुनकर वो टीचर अपना बेसबॉल बैट उठाते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम एरोगेंट लिटिल पीस ऑफ। वो अपनी बात नहीं कंप्लीट कर पाता तभी हम देखते हैं किम उसका बेसबॉल बैट पकड़ लेता है और उसकी वजह से वो हिल नहीं पा रहा होता है। किम उस टीचर से कहता है, इसमें क्या गलत है? क्या तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो? और वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, जल्दी से जाओ और मेरे लेट टेस्ट पेपर लेके आओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टीचर्स ऑफिस के बाहर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स विंडो से अंदर देख रहे होते हैं और वहाँ पर किम 3 टीचर्स के सामने अपना एग्ज़ाम लिख रहा होता है और जितने भी एग्ज़ाम किम ने अभी तक लिखे हुए होते हैं उन सभी में उसको परफेक्ट स्कोर मिला होता है, 100 आउट ऑफ 100। वो होती है कोरियन हिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, कोरियन लैंग्वेज और सोशल साइंस। हम देखते हैं दूसरा टीचर आकर उस टीचर से कहता है, मिस्टर पार्क, अगर वो अपने इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को भी सही करता है तो उसे परफेक्ट स्कोर मिल जाएगा, वो भी हर एक सब्जेक्ट में। किम मिस्टर पार्क से कहता है, मिस्टर पार्क, मैं अब अपने लास्ट क्वेश्चन पर हूँ, अगर मैं इसे सही कर लेता हूँ तो तुम्हें स्कूल को हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा, और अगर तुम अपना प्रॉमिस नहीं रखते और फिर भी तुम स्कूल आते रहे तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हें एक टीचर की तरह ट्रीट करूँगा।
ये सुनकर वो टीचर थोड़ा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं म्यूंगसू, पार्क और वो लड़का जो किम को सबसे पहले बता रहा था कि उसके फर्स्ट रैंक आई है, वो लोग इसे हैरानी से देख रहे होते हैं। और फिर किम उस टीचर से कहता है, अगर तुम अभी माफ़ी मांग लेते हो तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करना बंद कर दूंगा। ये सुनकर वो टीचर वापस से बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, क्या? और ये सुनते ही बीच में वाइस प्रिंसिपल कूद पड़ता है और वो कहता है, हाँ, अब ये सब चीज़ें छोड़ दो, ये काफ़ी हो चुका है। मिस्टर पार्क, आप भी ये सब चीज़ें बंद करो अब। और वो किम मोयुक से कहता है, अब ये एनफ हुआ, तुमने प्रूव कर दिया है कि तुमने चीटिंग नहीं की है, तो अब स्टॉप हो जाओ। वाइस प्रिंसिपल मिस्टर पार्क से कहते हैं, तुम्हें भी इससे माफ़ी मांगनी चाहिए, तुम्हें बल्कि इसे प्रेज़ करना चाहिए कि इसने अपने ग्रेड्स को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया। और वाइस प्रिंसिपल की ये सारी बातें सुनकर वो टीचर काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है और बाकी के टीचर्स भी उसे ही देख रहे होते हैं। हम देखते हैं वो टीचर पार्क काफ़ी मुश्किल से उससे माफ़ी मांग रहा होता है और वो कहता है, मुझे मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। और वो ये सब चीज़ें अपनी आंखें चुराते हुए कह रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने पेन को ज़ोर से अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर पटकता है और टीचर पार्क से कहता है, तो फिर मैं अपने क्लासरूम में वापस जाता हूँ। हम देखते हैं कि हम टीचर्स ऑफिस से बाहर निकल रहा होता है और वहाँ खड़े सभी लोग जो कि उसके फ्रेंड्स थे और बाकी स्टूडेंट्स थे, वो लोग उसे काफ़ी चीयर कर रहे होते हैं और किम काफ़ी बैडेस्ट तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। फिर हम नोटिस बोर्ड का सीन देखते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स खड़े होते हैं और वहाँ पर लिस्ट में किम का नाम सबसे ऊपर होता है। क्लास 3 से किम मोयुक फर्स्ट रैंक। फिर सीन शिफ्ट होता है, किम और उसके फ्रेंड्स वहाँ से घर जा रहे होते हैं। तभी म्यूंगसू उससे कहता है, हे, तुमने वो देखा? उस टीचर का इतना अनॉयड फेस, वो सच्ची में काफ़ी बुरी तरीके से फंसा था। फिर म्यूंगसू पीछे मुड़ते हुए किम से कहता है, वाओ, लेकिन क्या तुम सच्ची में अब स्कूल में टॉप स्टूडेंट हो? पार्क किम से कहता है, क्या ये सच है कि तुम कोरियन यूनिवर्सिटी के लिए एम कर रहे हो? फिर किम वहीं रुकते हुए म्यूंगसू से कहता है, म्यूंगसू, तुम्हें भी अब सीरियसली पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और यूंगसंग, तुम्हारे लिए तुम जूडो दोबारा से स्टार्ट करो और कॉलेज में एडमिशन लो एक स्पेशल स्टूडेंट की तरह। किम म्यूंगसू को देखते हुए सोच रहा होता है। म्यूंगसू के मिडिल स्कूल तक फेयरली हाई ग्रेड्स थे, वो लिबरल आर्ट एजुकेशन को परस्यू कर सकता था, लेकिन वो वोकेशनल हाई स्कूल में आना चूज़ किया अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। पार्क ह्यूंगसंग भी एक प्रॉमिसिंग जूडो प्लेयर था अपने मिडिल स्कूल में, लेकिन उसने इस स्कूल को चूज़ किया, जबकि इस स्कूल में कोई स्पोर्ट्स टीम भी नहीं थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो हमसे सेपरेट ना हो जाए। फिर म्यूंगसू किम से कहता है, अब आखिर पढ़ने का क्या पॉइंट है? अब तो मैं बस अपने डैड का नाइट क्लब बिजनेस के ऊपर ही टेक ओवर कर लेता हूँ। पार्क भी बहाने बनाते हुए कहता है, मेरी बॉडी भी अब पूरी तरीके से अकड़ चुकी है, मैं भी अब बस एक फैक्ट्री में काम करने का सोच रहा हूँ। फिर किम म्यूंगसू और ह्यूंगसंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, म्यूंगसू, ह्यूंगसंग, आने वाले फ्यूचर में मुझे सियोल में कुछ इंपॉर्टेंट काम करने हैं, लेकिन वो काम करना मेरे अकेले के लिए काफ़ी हार्ड होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरी हेल्प करो उस काम को करने में। चलो हम सब एक साथ हार्डवर्क करते हैं और सियोल एक साथ ही जाते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों। फिर किम सोच रहा होता है, फ्यूचर जानने का ये मतलब नहीं है कि मैं अकेले ही रिवेंज ले सकता हूँ, चाहे जो भी केस हो, मुझे ऐसे कॉमरेड्स चाहिए होंगे जो कि मुझे बिट्रे ना करें, ऐसे कॉमरेड्स जिनके ऊपर मैं अपने पीछे ट्रस्ट करके छोड़ सकता हूँ। और वो पार्क को देखते हुए सोचता है, मैं अपने फ्रेंड्स को ट्रस्ट कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं किम ने अपने पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया था और सेकेंड सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम में भी वो फर्स्ट रैंक ही लाता है। म्यूंगसू के ग्रेड सबसे बेस्ट नहीं थे, लेकिन उसने इम्प्रूवमेंट करनी शुरू कर दी थी। ह्यूंगसक भी दोबारा से एक्सरसाइज करना शुरू कर चुका था। सभी कुछ वापस से अपनी अपनी जगह पर जाने लगा। फिर हम एक सीन देखते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही होती है। फिर हम एक हाई राइज बिल्डिंग को देखते हैं, उसके नीचे किम खड़ा होता है और वहाँ वो डायरेक्टर हा के साथ आया होता है। वो उसे देखकर सोच रहा होता है, मैं यहाँ वापस आ चुका हूँ एक ऐसे ना गिरने वाले फोर्ट्रेस में जो कि चियोन फैमिली का था। प्योंगचांग डोंग जियोंगनो-गु हैंगनांग डोंग के साथ पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा बड़े एरियाज में से एक है। ये वही जगह है जहाँ पर चियोन तेसान का फोर्ट्रेस लोकेटेड है। इस समय के दौरान वो पूरे कोरिया में रैंक 1 पे था कैश मोबिलाइजेशन की कैपेबिलिटी में। द थर्ड रिपब्लिक, जो कि अपनी पावर मिलिट्री कू के जरिए पाई थी, और तो और फिफ्थ रिपब्लिक भी, जो कि अनदर मिलिट्री कू को फॉलो करते हुए बनी थी। यहाँ तक कि अभी की करंट रेजिम भी ये ना गिराया जा सकने वाला लोन शार्क किंग का फोर्ट्रेस, जो कि उसके पैसों को उन सभी पावर से प्रोटेक्ट किया था। फिर हम चियोन फैमिली के उस विला के अंदर का सीन देखते हैं। किम और उसके ग्रैंडपा डिनर कर रहे होते हैं आमने सामने एक डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर।
किम अपने ग्रैंडपा को देखते हुए सोच रहा होता है, ये सिनेरियो मेरे पिछले लाइफ में नहीं हुआ था, क्योंकि मैं चियोन तेसान से उससे कई समय बाद मिला था जब मैं कोरियन यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में एक्सेप्ट हो गया था, जिसका मतलब है उसकी इवैल्यूएशन मेरे लिए इस लाइफ में चेंज हो चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है। किम और उसके ग्रैंडपा एक लिविंग रूम में बैठे हुए होते हैं। उसके ग्रैंडपा चाय पीते हुए उससे कहते हैं, मैंने सुना तुम लगातार 2 सेमेस्टर में रैंक 1 लेके आए हो। तुम्हारे स्कूल का लेवल शायद आउटस्टैंडिंग ना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम उस समय बस लंबी लंबी नहीं फेंक रहे थे। वो तुम्हारा ब्लफ नहीं, वो तुम्हारी इंटेलिजेंस थी। किम अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश होता है। फिर हम देखते हैं उसका ग्रैंडपा उससे दोबारा से कहता है, अब जबकि तुम अपने प्रॉमिस रखने में काफी अच्छे हो, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। क्या यहाँ ऐसा कुछ है जो कि तुम्हें चाहिए? किम फिर एक सीरियस लुक के साथ अपने ग्रैंडपा से कहता है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैं आपको ये चीज़ उस समय बता दूंगा जब मैं कोरिया यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो जाता हूँ। उसका ग्रैंडपा उससे कहता है, हाँ, जैसा कि प्रॉमिस किया गया था, अगर तुम कोरिया यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में एक्सेप्ट हो जाते हो तो मैं तुम्हें वो कुछ भी दूंगा जो भी तुम मांगो, लेकिन तुम मुझे अभी ये बताओ कि तुम्हें अभी क्या चाहिए। ये देखकर किम सोच रहा होता है, क्या तुम एक अच्छे ग्रैंडफादर बनने की कोशिश कर रहे हो तो फिर मुझे तुमसे अलाउंस मांगना चाहिए। फिर किम कहता है, तो फिर मुझे प्लीज कुछ कंपनी के शेयर्स दे दीजिए। ये सुनकर उसका ग्रैंडपा थोड़ा हैरान होता है। वो उससे पूछता है, कंपनी शेयर्स, क्या तुम्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता भी है? किम उसका जवाब देता है, मुझे उस बारे में उतना कुछ तो नहीं पता, इसी वजह से मैं आपसे मांग रहा हूँ। अगर मुझे अभी कुछ बाई करना हो तो कौन सी कंपनी के स्टॉक सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे ग्रैंडपा? किम एक सीरियस लुक के साथ सोच रहा होता है, अगर मैं तुमसे मनी की जगह पर स्टॉक्स मांगूं तो तुम इसे ऐसा कंसिडर करोगे कि ये तुम्हारे ग्रैंड चाइल्ड की तरफ से बस एक क्यूट सी रिक्वेस्ट है। किम का वो जवाब सुनकर उसके ग्रैंडपा एक छोटी सी स्माइल अपने फेस पर लाते हैं और डायरेक्टर हा को बुलाते हुए उससे कहते हैं, डायरेक्टर हा, दाह्यून कॉरपोरेशन में हमारे क्या स्टेक्स हैं? तो डायरेक्टर हा कहते हैं, ये 4% है। वो डायरेक्टर हा से कहता है, तो फिर ये सारे शेयर्स इसे दे दो, और जबकि ये एक गिफ्ट है मेरे ग्रैंड चाइल्ड के लिए, तो ये मेक श्योर जरूर करना कि सारे टैक्सेस अच्छे से पे कर दो ताकि फ्यूचर में कोई इश्यूज ना हो। ये सुनकर डायरेक्टर हा कहते हैं, हाँ मैं समझ गया। किम दाह्यून कॉरपोरेशन का नाम सुनकर काफी हैरान होता है और सोचता है, दाह्यून? इस समय के दौरान दाह्यून अनडिस्प्यूटेड टॉप कॉन्ग्लोमेरेट था जो कि सभी चेबॉल्स में सबसे फर्स्ट नंबर पर आता था। और यहाँ चेबॉल का मतलब ऐसा होता है जैसे टाटा बिरला अदानी है, ये सब काफी जनरेशन से अमीर हैं, तो उनके ही बच्चे को चेबॉल्स कहते हैं। किम कंटिन्यू फिर सोचता है, लेकिन फिर भी जब फाउंडर की डेथ हो गई थी, ये आगे चलकर टुकड़ों में बढ़ गया था इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ताकि इसका हायर कौन बनेगा फ्यूचर में जाकर। दाह्यून के स्टॉक सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। और फिर किम झुकते हुए अपने ग्रैंडपा से कहता है, थैंक यू ग्रैंडपा। फिर किम मन में सोच रहा होता है, दाह्यून शेयर्स ऑब्टेन कर पाना बड़ा मुश्किल है, चाहे तुम्हारे पास पैसे ही क्यों ना हो। मैंने सच्ची में यही सोचा था कि वो मुझे सिर्फ कुछ अलाउंस ही देंगे, लेकिन ये फॉर्चुनेटली एक गिफ्ट के तौर पर निकल पड़ा। फिर हम देखते हैं किम के पीछे कोई आता है और अपने ग्रैंडपा से कहता है, डैड, हम यहाँ आ चुके हैं। उनको देखकर किम काफी हैरान होता है और कहता है, चियोन सुमान? और हम देखते हैं वहाँ पर 4 लोग होते हैं, चियोन सुमान, चियोन जीवॉन और चियोन सुहान, और एक और कोई होता है। ये जरूर चियोन सुमान या सुहान की वाइफ होगी। फिर हम देखते हैं सुमान किम से कहता है, क्या तुम मीसुक के बच्चे हो? किम उन लोगों के सामने शांत होता है और सोच रहा होता है, क्या ये वही लोग नहीं हैं जिनके लिए मैं इतने समय से खोज रहा हूँ? फिर किम अपनी पास्ट लाइफ में डेथ सीन याद करते हुए सोचता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे मारने का ऑर्डर दिया था। किम अपने अंकल्स को काफी गुस्से से घूर रहा होता है। तभी किम का ग्रैंडपा उससे कहता है, उन्हें तुम ग्रीट करो, वो तुम्हारे अंकल्स हैं। किम सोच रहा होता है, वो लोग सबसे बड़े सस्पेक्ट्स हैं मेरे डेथ में, लेकिन ये अभी भी काफ़ी अनसर्टेन है, तो मुझे अभी भी उनके रेडार के अंदर ही रहना होगा। फिर किम झुकते हुए उनसे कहता है, हेलो अंकल्स, मेरा नाम किम मोयुक है। सुमन किम से कहता है, ओह हाँ, मैंने सुना था तुम काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के अंदर ग्रो अप हुए हो, बिना मीसुक के, सिर्फ अपने ग्रैंडमदर के द्वारा। ये अच्छा है अपने फैमिली से दोबारा मिल पाना। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मुझसे मांगने के लिए झिझकना मत। आफ्टर ऑल हम सब बस एक फैमिली ही तो हैं। फिर सीन कुछ देर बाद पर शिफ्ट होता है। वहाँ पर वो सब लोग उस स्टडी रूम में बैठे हुए होते हैं, लेकिन वहाँ जीवन और किम नहीं होते हैं। हम देखते हैं चियोन तेसान सुमन से कहता है, क्या तुम्हारी मदर इन लॉ का बिजनेस अच्छा चल रहा है? मैंने सुना है सासोंग ग्रुप काफ़ी डिफिकल्ट पोजीशन में है अभी। हम देखते हैं सुमन की वाइफ उनसे कहती है, नहीं सभी कुछ ठीक है, मीडिया बस अपनी ही स्टोरी बनाई जा रही है जैसा कि वो चाहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि मेरे फादर कैसे हैं। तेसन उससे कहता है, हाँ मैं उस बारे में अच्छे से जानता हूँ, वो एक ऐसा रूथलेस पर्सन है
जो खून बहा सकता है लेकिन आंसू बिल्कुल नहीं बहाएगा। लेकिन फिर भी उन्हें बता देना वो हमेशा मेरे ऊपर रिलाई कर सकते हैं। अगर उन्हें कभी भी कोई हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वो हमारे साथ फैमिली हैं, तो मैं उन्हें बस इग्नोर नहीं कर सकता। हम देखते हैं सुमान की वाइफ उससे तेसान से कहती है, हाँ फादर, मैं ये उन्हें ज़रूर बता दूंगी, थैंक यू। फिर तेसान सुहान से पूछते हैं, आखिर मिस्टर किम कैसे हैं? सुहान उससे कहता है, मेरे फादर इन लॉ काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और वो पॉलिटिक्स में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं बिना किसी इशू के। तेसान उससे कहता है, उनसे कहना अगर उन्हें कभी पैसों की ज़रूरत पड़े तो वो मेरे पास आएँ। यहाँ ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है कि वो किसी इलीगल चीज़ में ट्रबल कॉज करें सिर्फ अपनी पॉकेट चेंज के लिए। बाय द वे, क्या तुम लोगों में से किसी ने रिसेंटली प्रेसिडेंट ली हाक्सू को पैसे ट्रांसफ़र किए हैं? फिर तेसान काफ़ी सीरियस लुक के साथ चिल्लाकर कहता है, तुम इस तरीके से पैसों को हैंडल नहीं कर सकते। तुम्हें उन्हें ऐसा करना होगा ताकि वो तुम्हारे सामने आकर झुकें और तुमसे भीख मांगे पैसों के लिए। आज के बाद तुम उन्हें कभी भी पैसे नहीं दोगे जब तक कि वो हमसे भीख ना मांगे। सुमन तेसान से कहता है, बट फादर, क्या आपको पहले से नहीं पता कि प्रेसिडेंट ली हाक्सू के पीछे कौन है? अगर हम अपना प्रॉमिस को ब्रेक करते हैं तो। और हम देखते हैं सुहान भी जोर से कहता है, ये सही है फादर, अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर चियोंगपंग शांत नहीं बैठेगा। ये सुनकर तेसान कुछ नहीं कहता और शांत रहता है। और हम फिर विंडो के बाहर का सीन देखते हैं। वहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो तुम लोग को ये वीडियो कैसा लगा तुम लोग कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक एम है 500 लाइक्स। जैसे इस वीडियो पे 500 लाइक्स हो जाते हैं वैसे ही मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा। और तुम लोगों ने मेरे पिछले वीडियो का लाइक टारगेट अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो जाओ उसे भी जाकर लाइक कर दो ताकि तुम लोगों को मैक्स टैलेंट प्लेयर का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी मिल सके। और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और मेरा एक इंस्टा पेज भी है, तुम लोग वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर तुम लोगों को मुझसे चैट करना हो तो तुम लोग वहीं पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं तुम लोग की चैट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने अभी मेंबरशिप भी इंट्रोड्यूस की है तो तुम लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट एपिसोड जो भी आएंगे वो सिर्फ मेंबर फर्स्ट होंगे, तो तुम लोगों को न्यू एपिसोड अगर 2 दिन पहले देखने हैं तो तुम लोग मेंबरशिप जाकर ज्वाइन कर लो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मांगा के साथ। सायोनारा।